हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करने वाले हैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। ठीक है। ये एक छोटा सा लेक्चर होगा पर फिर भी इसमें अपन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी मैं डिटेल में रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। बस आपसे यही एक एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियो को एंड तक आराम से देख लेना। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पर आसानी से बनेंगे क्वेश्चंस, आप आराम से समझ पाएंगे ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। बस आप ऑनेस्टली इसे एंड तक देख लेना। ओके। सो अपन बात करते हैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की, जो कि एक बहुत फेमस टॉपिक भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, है ना। लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है ना। पर आज आप ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको डिफिकल्ट ना लगे ये आगे चल के, है ना। ओके। सो देखिए, पहले ये समझिए कि जो आपका कोई प्रोडक्ट होता है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसकी जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के तीन एलिमेंट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल, एक हो सकता है डायरेक्ट लेबर, और तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है ओवरहेड। ठीक बात है। मतलब अदर सारे खर्चे ओवरहेड में चले जाते हैं। तो जब वेरिएंस की बात आती है तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अलग पढ़ते हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए होता है। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस अलग पढ़ते हैं, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए होता है। और इसके अलावा जो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब के लिए, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं ओवरहेड। और इनका जब हम वेरिएंस पढ़ते हैं तो उसे बोल देते हैं अपन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक बात है। एक और बात, इस लेक्चर में अपन ये सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे, तो इनको करने के बाद आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है। तो चलिए और आगे बात करते हैं। अब सुनिए, जो आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है, उसमें दो पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं? दो। फर्स्ट होता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। और सेकंड होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो पहले मैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पर बात करूंगा, जो कि बहुत सिंपल है, 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। मेन जो डिस्कशन होगा वो किस पर होगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पर। ठीक है। तो आइए देखते हैं और पहले बात कर लेते हैं किससे? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से। ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि दिस इज सिमिलर टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने बहुत अच्छे से पढ़े। तो जैसे ही मैंने यहां पर लिखा कि दिस इज सिमिलर टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो एक कंफर्ट फील होने लगता है कि चलो ठीक है यार, ऐसा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक बात है। तो इसका जो फॉर्मूला वगैरह जो भी मैं लिखूंगा वो तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जैसे होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए भाई, क्या होता है, तो पहले ये समझिए कि जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस होता है ना, वो होता क्या है। तो भाई आपके जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो ऐसे ओवरहेड होते हैं जो आउटपुट के साथ वेरी करते हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली आउटपुट के साथ, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं आउटपुट से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जब आप ज्यादा आउटपुट करेंगे तो ज्यादा आवर्स काम होगा, तो ज्यादा आपके इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, है ना। तो उसे अपन बोल देते हैं वेरिएबल ओवरहेड। ठीक बात है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो अपन ऐसा मानकर चलते हैं कि आपके जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विथ, यहां लिख देता हूं, वेरिएबल ओवरहेड आर लिंक्ड विथ लेबर आवर्स। अपन ऐसा मानकर चलते हैं कि जो मोस्टली इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो लेबर आवर्स से लिंक होते हैं, और उन्हीं को अपन बोल देते हैं वेरिएबल ओवरहेड। सर जो लिंक नहीं होते हैं तो फिर उनका क्या, वो फिर फिक्स ओवरहेड हो गए ना, तो उनका तो अलग ही हो जाएगा डिस्कशन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हुई कि वेरिएबल ओवरहेड आपके लेबर आवर्स से लिंक होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। ठीक है। अब ज्यादा घंटे काम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आपका ज्यादा आएगा। ठीक बात है। अब मान लो 10 घंटे का काम 15 घंटे में होता है, तो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस
तो बढ़ेगा ही, मतलब आएगा ही, क्योंकि 10 घंटे का काम 15 घंटे में हो रहा है। पर साथ साथ देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक वेरिएबल ओवरहेड है, उसका खर्चा भी तो बढ़ ही गया ना, अभी 15 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, है ना। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जैसे आपको सुपरवाइजर है या कोई और वर्कर है जो टाइम के हिसाब से पेमेंट लेता है, तो अभी 10 घंटे की जगह 15 घंटे में काम होगा, तो फिर हमें उसको 15 घंटे का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ जाएगा, है ना। ओके, सो पहले ये समझो कि वेरिएबल ओवरहेड किससे लिंक होता है, आपका लेबर आवर्स से लिंक होता है, इसलिए ये सिमिलर दिखता है किसके जैसा, आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस जैसा, है ना। ओके, अभी समझो फॉर्मूला क्या होगा, वही जो पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थीम है, क्या खर्चा होना चाहिए था माइनस क्या खर्चा हुआ। ज्यादा खर्चा हो गया तो एडवर्स वेरिएंस, कम खर्चा हुआ तो फेवरेबल वेरिएंस, है ना। सो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, सिंपल, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है ना। कितना वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा लगना चाहिए था और कितना खर्चा लगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेन वेरिएंस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मेन फॉर्मूला क्या हो गया कि कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए था और कितना वेरिएबल ओवरहेड लगा। ओके, अब इसके होते हैं दो पार्ट, कौन कौन से, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड सेकंड होता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो ये दो वेरिएंस होते हैं भाई, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए कि जो आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है वो होता है सिमिलर टू, या इक्वस टू लगा देता हूं यहां पर, इक्वस टू लेबर रेट वेरिएंस। जैसा लेबर रेट वेरिएंस होता है वैसा ही वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, वही फॉर्मूला वही सब कुछ। फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब बताओ लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, बताओ बताओ, स्टैंडर्ड रेट, इतने रेट से पेमेंट होना चाहिए था माइनस इस रेट से पेमेंट हुआ, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट मतलब जिससे पेमेंट होना चाहिए था, एक्चुअल रेट मतलब जिस रेट से पेमेंट हुआ, इनटू जितने आवर्स का पेमेंट हुआ, सो एक्चुअल आवर्स। समझा कि नहीं समझा, डन। सो किस रेट से पेमेंट होना चाहिए था माइनस किस रेट से पेमेंट हुआ इनटू एक्चुअल आवर्स। तो ऐसा आप वेरिएबल ओवरहेड में भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी या कोई और खर्चा जो वेरिएबल ओवरहेड है उसका किस रेट से पेमेंट होना चाहिए था और किस रेट से पेमेंट हुआ, है ना। तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड भी तो सोचो आप, दो ही कारणों से ज्यादा आएंगे ना, या तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट ज्यादा लग गया है, या तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट मतलब जिस रेट से लगना चाहिए था उस रेट से ज्यादा खर्चा लग गया है, या फिर आर्स ज्यादा लग गए, मतलब 10 रुपए पर यूनिट का खर्चा आना था वेरिएबल ओवरहेड का, तो 10 ही आया लेकिन आर्स ज्यादा लग गए। अभी आर्स ज्यादा लगेंगे तो भी तो वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा लगेगा ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट होना था 10 रुपया, वो 15 रुपया हो गया, तो रेट बढ़ तो वेरिएबल ओवरहेड बढ़ना ही है। पर अगर 10 का 10 ही रहा लेकिन आर्स बढ़ गए, आर्स ज्यादा लग गए, तो भी तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ज्यादा आ ही जाएगा ना, मतलब वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा ज्यादा आ जाएगा ना अगर आर्स ज्यादा लगेंगे, है ना। सो एफिशिएंसी वेरिएंस वही बताता है कि अगर इतने घंटे में काम होना चाहिए था, स्टैंडर्ड आवर्स इतने घंटे में काम होना चाहिए था, माइनस इतने घंटे में काम हुआ, ज्यादा घंटे लग गए, इनटू स्टैंडर्ड रेट। पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम रेट स्टैंडर्ड ही लेकर चलते हैं, क्योंकि रेट का डिफरेंस रेट वेरिएंस में ऑलरेडी कवर हो चुका होता है, ठीक है। तो भाई जैसे कोई काम 10 घंटे में होना था और आपने 15 घंटे में करा, तो 5 घंटे एक्स्ट्रा लग गया, समझे कि नहीं समझे। तो 5 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना। तो मान लो 5 रुपए पर यूनिट का रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कितना, यहां 5 × 5 25 रुपए का खर्चा ज्यादा आ जाएगा, है ना। ओके, सो बिल्कुल सिंपल, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल, सिमिलर टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसलिए सिमिलर होता है क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड भी लेबर आवर्स के साथ चलते हैं, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस which is similar to labor rate variance, and second variable overhead efficiency variance which is similar to labor efficiency variance। ओके, तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। अभी तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने दिया है। ओके, सो दिस वाज आवर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। नाउ कम टू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, है ना। ओके, सो लिसन, फिक्स्ड ओवरहेड
कॉस्ट वेरिएंस। पहले आप मुझे ये बताइए कि फिक्स्ड ओवरहेड होते क्या है, कुछ एग्जांपल आप मुझे दीजिए। सिंपल है सर, आप रेंट ले लीजिए। रेंट ना तो मटेरियल है ना लेबर है, मतलब एक ओवरहेड है और फिक्स है। आप कितना भी यूनिट बनाओ, कितने भी घंटे लगे, कुछ भी हो, रेंट तो रेंट है, जो लगना सो लगना, है ना। फिर इसके अलावा आपका सैलरी हो सकता है, जिनको फिक्स सैलरी हम देते हैं परमानेंट एम्प्लॉइज को। इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन हो सकता है बिल्डिंग का या इक्विपमेंट्स का, या इसके अलावा आपके इंश्योरेंस के खर्चे हो सकते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड के एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। ओके, सो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या सीखेंगे एक्चुअली। सिंपल, कितना फिक्स ओवरहेड का खर्चा होना चाहिए था माइनस कितना खर्चा हो गया। ज्यादा खर्चा हो गया तो एडवर्स वेरिएंस, कम खर्चा हुआ तो फेवरेबल वेरिएंस, है ना। सो बहुत सिंपल। तो सुनिएगा, ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, डन। अभी समझो इसके भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। समझना वो दो पार्ट कौन से होते हैं। एक सेकंड रुकिए। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अभी इसके अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, पर पहले मैं चाहता हूं कि आपको ना ये यहां तक का समझा दूं, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। पहले इतने को अच्छे से क्लियर कर दूं, इसके एक दो एग्जांपल करवा दूं, उसके बाद में ये तीन इसके जो पार्ट है वॉल्यूम वेरिएंस के उस पर जाऊंगा, है ना। तो ग्रेजुअली अपन बिट बाय बिट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ओके, चलिए तो अब बात कर लेते हैं अपन कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है। ओके, तो भाई एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता, क्या बताता है? अंडर स्पेंडिंग और ओवर स्पेंडिंग। आपने क्या प्लान करा था कि कितना खर्चा होगा और सच्ची में कितना खर्चा हो गया, है ना। तो यहां पर मैं, जैसे मेरी लैंग्वेज पर ध्यान दो आप, मेरी जो लैंग्वेज होगी वही मैं लिखूंगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने जो प्लान करा था उससे खर्चा ज्यादा हो गया या कम हो गया। तो आपने जो प्लान करा था वो क्या कहलाता है? बजट। जो आप प्लान करते हो वो बजट, और जो सच्ची में हुआ वो एक्चुअल, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, आपने क्या सोचा था कितना फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा होगा और एक्चुअल में कितना खर्चा हो गया। ओके, और वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? तो वॉल्यूम मतलब आउटपुट। ज्यादा आउटपुट बना कि कम आउटपुट बना। ज्यादा आउटपुट बन गया, जैसे भाई आप जानते हो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा तो फिक्स ही होता है, जैसे रूम का रेंट है वो तो फिक्स ही है। अभी आपने 1000 यूनिट बनाने थे पर आपने 1200 यूनिट बना लिए, तो ज्यादा यूनिट बना लिए उतने ही खर्चे में, तो फेवरेबल वेरिएंस। बोलो ना यार, खर्चा उतना ही आना है। अभी आपने उसका यूज ज्यादा करके, उसमें 1000 यूनिट बनने वाले थे महीने भर में और किराया देना था 50,000, आपने 1500 यूनिट बना लिए। तो आपने देखा जाए तो अपनी फिक्स्ड ओवरहेड का बहुत अच्छा यूज कर लिया, जितने यूनिट बनने थे उससे ज्यादा बना दिए, तो फेवरेबल आएगा। और अगर कम बना पाओगे तो एडवर्स आएगा, है ना। ओके, तो यहां पर क्या लिखूंगा बताइए? यहां पर लिखूंगा मैं एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट और इनटू रिकवरी रेट या स्टैंडर्ड रेट लिख सकते हो आप पर यूनिट, है ना। सिंस अंदर आउटपुट की यूनिट्स लिखी हैं तो बाहर जो रेट मल्टीप्लाई होगी वो आउटपुट या यूनिट की ही होगी, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें ये याद कैसे रहेगा? इसमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप बिलीव करिए, आप बिना किसी फॉर्मूले के आराम से इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, तो वो किताब का ही कर देता हूं तो अच्छा रहेगा, नोट्स का, है ना। ये रहा 24 क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या दिया है वो इंफॉर्मेशन अपने यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, एक तो दिया है हमें बजट और सेकंड हमको दिया है एक्चुअल। ठीक है ना, बजटेड डेटा दिया है और एक्चुअल डेटा दिया है। क्या क्या दिया है? एक तो फिक्स्ड ओवरहेड दिया होगा बजटेड, और आउटपुट दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 का प्लान किया था, 12,000 लग गया। ओके, 10,000 का बजट बनाया था, 12,000 लग गया। ओके, और आउटपुट 2000 यूनिट का प्लान बनाया था, 2100 यूनिट बना लिए,
2000 यूनिट बनाना था, 2100 यूनिट बना लिया है ना। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन दी है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो नहीं पड़ेगी है ना। इन 3 वेरिएंस में जो अपन अभी सीखने वाले हैं इनमें कोई जरूरत नहीं है आपको आवर्स की है ना, और ना ही इनकी जरूरत है। मतलब मजे की बात क्या है कि केवल आपको दो ही चीजें चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड और आउटपुट, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमें केवल यही दो वेरिएंस निकालने हैं। कौन से दो? एक तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम ले लिया और फिक्स्ड ओवरहेड ले लिया, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए बस इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आप इस पर फोकस करिए है ना। एडिशनल जो फोकट का इंफॉर्मेशन दिया है उससे परेशान नहीं होना। ओके, चलिए तो सुनिए ध्यान से, अभी इसको समझते हैं। तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, पूरे फॉर्मूले वॉर्मूले सब भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है ना, सिंपल बात करते हैं। तो ऐसे समझो आप, यहां लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बेसिक थीम क्या है? क्या खर्चा होना चाहिए था, क्या खर्चा हुआ, क्या खर्चा होना चाहिए था माइनस क्या खर्चा हुआ। अब बताइए, 2000 यूनिट बनाने में 10,000 का खर्चा होना चाहिए था, है ना। 2000 यूनिट बनाने में 10,000 का खर्चा होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक सेकंड देखिए, ऐसे लिख सकता हूं मैं 2000, एक सेकंड, 2000 यूनिट बनने में कितने का खर्चा होना चाहिए था? 10,000 का। बोलो यारो, तो 2100 यूनिट बनने में कितना खर्चा होना चाहिए था? इंटू 2100। सही कह रहा हूं मैं? 2000 यूनिट बनने में 10,000 का खर्चा होना चाहिए था, तो 2100 यूनिट बनने में कितने का खर्चा होना चाहिए था? क्लियर है ये? ओके, माइनस रियलिटी में कितना खर्चा हुआ है? 12,000 का। देखो एक्चुअल खर्चा 12,000 है। अब देख लो आप, 10,000 डिवाइड बाय 2000 इंटू 2100 कितना आ रहा है? 10,500। इसका मतलब 10,500 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि खर्चा हो कितना गया है? 12,000। तो बताइए कितना खर्चा एक्स्ट्रा लग गया है? ये लग गया है आपका 1500 का। तो एक्स्ट्रा लग गया है मतलब एडवर्स वेरिएंस। बोलो यारो, क्लियर है ये बात? ओके, बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना अपने को है ना। अभी देखो इसके और आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। ठीक है, बस आप एंड तक देखिए, गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूले की है ना, या उसे याद करने की, फुल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी है ना। सो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब क्या खर्चा हमने सोचा था और क्या खर्चा हुआ। क्या खर्चा हमने सोचा था बताइए, क्या खर्चा हमने सोचा था? 10,000 का प्लान किया था, हो कितना गया? 12,000 का। ठीक है, सो 10,000 का सोचा था माइनस 12,000 का खर्चा हो गया, तो ये एक्स्ट्रा 2,000 लग गए, तो इसका मतलब ये एडवर्स वेरिएंस होगा है ना। मैं थोड़ी देर में अंडरस्टैंडिंग की भी बात करूंगा है ना। अभी बस आपको ऐसे सिखा रहा हूं कि ठीक है, उसका जो मतलब होता है वो इस तरीके से है। अब समझना फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो अब इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए है ना। आप बताइए, वॉल्यूम मतलब आउटपुट, ठीक बात है। अब ऐसे समझिए, मैंने प्लान किया था कि 2000 यूनिट बनाऊंगा और रेंट पे करूंगा 10,000 का। मतलब क्या आप बता सकते हैं कि एक यूनिट के लिए मैं कितना रेंट पे करने वाला था? बताइए। या ऐसा समझ लीजिए कि मशीन मैंने किराए पर ली है और मैंने प्लान किया था कि मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा, तो 2000 यूनिट की कैपेसिटी वाली मैंने मशीन ले ली और उससे 10,000 यूनिट बनाने वाला हूं। ठीक है, मतलब सोचो आप, हर यूनिट से कितना फिक्स ओवरहेड मुझे रिकवर करना है, देखा जाए तो 5 रुपए। सही कह रहा हूं मैं? 2000 यूनिट बनाऊंगा, 10,000 का खर्चा पेमेंट करूंगा, मतलब हर यूनिट से 5-5 रुपए मुझे रिकवर करना है। बोलो यारो, तो रिकवरी रेट क्या हो गया? 5 रुपए। हर यूनिट से मुझे 5 रुपए चाहिए। जैसे 1,000 सॉरी 1 यूनिट बनेगी, मैं खुश हो जाऊंगा कि चलो 5 रुपए का फिक्स ओवरहेड मेरा कवर हो गया। 2 यूनिट बनेगी तो मुझे 10 रुपए की खुशी मिलेगी, 3 बनेगी तो 15 रुपए की खुशी मिलेगी, पूरा 2000 यूनिट बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, पूरा 10,000 का खर्चा मेरा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्लान ही यही करा था कि 2000 यूनिट बनाऊंगा, 10,000 का खर्चा करना है, वो रिकवर करना है, तो 1 यूनिट से 5 रुपए। चलो फाइनली 2000 यूनिट बन गई तो 10,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे, और अगर इससे ज्यादा बन गई तो और मजा आएगा, खर्चा तो क्योंकि उतना ही होना है, और यूनिट ज्यादा बन जाएंगे तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, सेम खर्चे में यूनिट ज्यादा बन गई। समझा कि नहीं समझा? ओके, सो आप बताओ इस एग्जाम्पल में देखकर कि आपको क्या लगता है, वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स होना चाहिए या फेवरेबल? सर क्लियर कट है, फेवरेबल होना चाहिए। कैसे? वॉल्यूम मतलब आउटपुट, आउटपुट बढ़ा है कि घटा है? आपने सोचा था 2000 बन कितना गया? 2100, तो अच्छी बात है ना, 2100 बन गया तो
गारंटी की फेवरेबल ही होगा। सो यूनिट बढ़ा मतलब फेवरेबल, यूनिट कम हुआ मतलब एडवर्स। समझा कि नहीं समझा, है ना, लॉजिकल है। सो अभी देखना यहां पर आंसर कितना आना चाहिए, मुझे लॉजिकल देना है ना, पहले आंसर लॉजिकल देना फिर बात करेंगे। आप बताइए 10,000 10,000 रुपए मुझे रिकवर करने थे कितनी यूनिट से, 2,000 यूनिट से, मतलब एक यूनिट से मुझे 5 रुपए रिकवर करने थे। दिस इज माई रिकवरी रेट पर यूनिट। ठीक बात है। अब बताओ मैंने 2100 यूनिट बना लिए, 2100 यूनिट बना लिए, 2100 यूनिट मैंने बना लिए, इसको इससे लिख देता हूं, 2100 यूनिट मैंने बना लिए। बताओ कितने रुपए रिकवर कर लिए मैंने, 2100 इंटू 5 देखा जाए तो, बोलो यार, हर यूनिट बनने पर 5 रुपए रिकवर होते थे, तो 2100 बनाए तो 2100 इंटू 5 रिकवर हो गया। ठीक बात है। और अदरवाइज कितने होने वाले थे, हो तो गए 2100 इंटू 5, होने वाले कितने थे 2000 इंटू 5, ऐसा होने वाला था। तो आप फायदे में हैं या नहीं है, या इसको ऐसे मत लिखो, इसको अपन सिंपल ऐसा बोल देते हैं कि 2100 यूनिट बना लिए, बनने केवल 2000 थे, 21 यूनिट बना लिए, बनने केवल 2000 थे, तो 100 यूनिट एक्स्ट्रा बन गए। तो 100 यूनिट एक्स्ट्रा बन गए तो 5-5 रुपए के हिसाब से हमने 500 रुपए एक्स्ट्रा रिकवर कर लिए। ठीक कह रहा हूं, सोचो अच्छे से। हर यूनिट बनने पर 5 रुपए का फिक्स ओवरहेड रिकवर होता है। तो बनने थे 2000 यूनिट पर मैंने बना दिए 2100, मतलब मैंने 100 एक्स्ट्रा यूनिट बना दिए, मतलब 100 एक्स्ट्रा यूनिट पर मैंने 5-5 रुपए ज्यादा रिकवर कर लिए। तो कितना आ जाएगा यहां पर, 500 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। और ऑब्वियसली ये फेवरेबल है कि एडवर्स, फेवरेबल है, ये तो हमको पहले ही समझ में आ रहा है, यूनिट ज्यादा बना मतलब फेवरेबल है ना। सो ये आ जाएगा आपका फेवरेबल। ठीक है। अब बच्चे को डाउट आएगा कि हम 2100 पहले क्यों लिखें, 2000 पहले लिखेंगे। अब बेटा अगर आप 2000 पहले लिखोगे तो 2000 माइनस 2100 माइनस का 100 आएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 500। अब आप बताओ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ, यूनिट एक्स्ट्रा बन गई तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अच्छा हुआ ना, आपको फायदा हुआ है, सेम खर्चे में आपने ज्यादा यूनिट बना ली, तो आंसर तो फेवरेबल आना चाहिए ना। अभी आपने तो एडवर्स ला दिया। समझा कि नहीं समझा। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं यार हमको 2100 यूनिट में से 2000 यूनिट घटानी है। समझे कि नहीं समझे, मतलब एक्चुअल आउटपुट में से हमको बस्टेड आउटपुट घटाना है। ठीक है। तो जब आपको पहले से ही जवाब मिल जाएगा कि हमें आंसर प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है, तो फॉर्मूला की जरूरत कहां पड़ेगी। अब सिंस मुझे प्लस में लाना है तो मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगा, छोटी में से बड़ी घटाऊंगा तो वो तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो यूनिट ज्यादा बनी है, आंसर फेवरेबल आना ही है। तो मैंने क्या करा, जो 21 यूनिट है उसमें से 2000 यूनिट माइनस कर दी, लेस कर दी, है ना, इंटू 5 कर दिया, तो 500 फेवरेबल आ गया। ठीक है। तो अब लिख देते हैं इनके फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, देखिए आप, पहला हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, कितना खर्चा होना चाहिए था माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, यही करा था हमने। ठीक है। फिर यहां पर क्या करा था, कितने खर्चे प्लान किए थे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, क्या सोचा था और क्या हुआ। फिर यहां पर क्या करा, आप फॉर्मूला आप देख लो क्या लिखा, 2100 यूनिट क्या था, ये आपका एक्चुअल आउटपुट था, माइनस 2000 यूनिट क्या थे आपके बस्टेड आउटपुट थे, और 5 रुपए क्या था रिकवरी रेट पर यूनिट था कि नहीं था। ठीक है। तो अब इसकी और अंडरस्टैंडिंग की अगर अपन बात करें तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये तो हमेशा गिवन ही होगा, पहली बात तो, है ना, एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, ये तो हमेशा गिवन ही होगा। कैसे गिवन होगा, बजटेड खर्चा भी गिवन होता है, एक्चुअल भी गिवन होता है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, मतलब हमेशा गिवन। सो यहां लिख भी देता हूं कि ये तो ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में, इतना नंबर तो आप ला ही सकते हो। और इसकी खास बात क्या है वॉल्यूम वेरिएंस की, कि आपको क्वेश्चन देखकर डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आंसर फेवरेबल लाना है कि एडवर्स लाना है। क्यों, क्योंकि आउटपुट बढ़ा तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो मतलब फेवरेबल है, कम हुआ तो एडवर्स है। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि एडवर्स है या फिर फेवरेबल है। ठीक है, वो पता हमको आराम से चल जाएगा। अब ऐसे समझना है ना, मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूं और उससे पूछता हूं कि यार तुम्हारा ये जो 1500 रुपए खर्चा है ये एक्स्ट्रा क्यों, मतलब एक्स्ट्रा क्यों लग गया, है ना। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं उससे बोल रहा हूं कि यार ये 1500 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा क्यों लग गया। तो उसने बताया यार कि उसने पूरा अपना कैलकुलेशन समझाया। बोले यार देखो 2000 यूनिट पर 10,000 का खर्चा होना था, मैंने 2100 बनाई, तो मतलब 21 यूनिट पर 10,500 खर्चा होना चाहिए था कायदे से। पर हमसे तो यार गलती हो गया, हमारा 12,000 का खर्चा हो गया, 1500 हमसे खर्चा ज्यादा हो गया, हम फिक्स ओवरहेड में गलती कर गए, हमारा 1500 खर्चा ज्यादा हो गया। हमने कहा ठीक है यार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, पर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो ना कि 1500 एक्स्ट्रा क्यों आया।
इसके पीछे कोई रीजन है तुम्हारे पास? तुमने ये तो बड़े अच्छे से बोल दिया कि हाँ सर खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, हमको ये भी समझाओ ना कि खर्चा एक्स्ट्रा क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ? बोले यार हमसे दो टाइप की गलतियां हुई। वो हमारा दोस्त हमसे क्या बोल रहा है कि यार हमसे दो टाइप की गलतियां हुई जिस वजह से हमारा ये 1500 खर्चा ज्यादा आया। हमने कहा समझाओ थोड़ा कौन सी दो गलतियां हुई तुमसे। वो दो गलतियां ही क्या है, हमारी ये दो वेरिएंस हैं। तो उसने अपनी पहली गलती क्या बताई, उसने बोला यार पता है विजेंद्र, मैं ढंग से जज नहीं कर पाया। मैंने ना 10,000 खर्चों का सोचा था, जबकि हकीकत में 12,000 का सोचना था। अभी जो मशीन में रेंट पर लाया लाया हूं वो 12,000 की रेंट पर मिली, मैंने तो सोचा था कि 10,000 में मिल जाएगी। तो यार मेरी सोच में ही थोड़ी सी गलती थी, मैं अनुमान नहीं लगा पाया, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से सोच रहा था। मुझे लगा ठीक है, पुराने मतलब जैसे पुरानी सोच के हिसाब से मुझे लगा कि कम में ही मिल जाएगी यार, पर आज के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो मैंने 10,000 ही सोचा था पर 12,000 लग गए, तो ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई यार, मैं सोचने में गलती कर गया। तो मैंने कहा यार ये तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तुमको तो नुकसान ही 1,500 का हुआ है, तुम कह रहे 2,000 का नुकसान, मतलब तुम्हारी सोच की गलती के हिसाब से तो 2,000 का नुकसान दिख रहा है, जबकि तुम्हारा तो ओवरऑल नुकसान ही 1,500 हुआ है। तो बोले यार देखो ये सही है कि हमारी सोच थोड़ी सी गलत थी कि 10,000 की जगह 12,000 का खर्चा हो गया, ये थोड़ा सा गलती हुई हमसे। पर कुछ अच्छा भी करा हमने, कुछ अच्छा काम भी करा है हमने, कुछ फेवरेबल काम भी करा है। हमने जितनी यूनिट बननी थी ना उससे 100 यूनिट ज्यादा बनाई। समझ रहे हैं आप, जितनी यूनिट बननी थी 2,000, हमने 21 यूनिट बनाई। तो कहीं ना कहीं हमने हर यूनिट पर 5 रुपए एक्स्ट्रा रिकवर करा। तो इस हिसाब से हमको 500 का फायदा भी हो गया। तो सोच की गलती की वजह से 2,000 रुपए का नुकसान हुआ, पर हमारी मेहनत की वजह से, आउटपुट ज्यादा बनाने की वजह से हमको 500 का फायदा भी हो गया। सो ओवरऑल क्या हुआ कि हमको 1,500 का इस तरीके से लॉस हुआ है। समझा कि नहीं समझा? तो ये पूरा एक स्टोरी है, एक रीजनिंग है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। अभी सिंस रिवीजन मैं बहुत ज्यादा नहीं खींच सकता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को दोबारा प्ले करके फिर से सुन सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। पर यही है, यही आपको समझना है। बस एक ही बात है कि जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है। मतलब आपके पास इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, बजट और एक्चुअल। किसका बजट, फिक्स्ड ओवरहेड का बजट कितना बनाया था, आउटपुट कितना हमने बजटेड था, कितना हम आउटपुट बनाने वाले थे, फिर एक्चुअल में कितना ओवरहेड लगा और कितना आउटपुट हमने बनाया। बस ऐसा इंफॉर्मेशन। सर इसमें डिफिकल्ट क्या आ सकता है ये बताओ ना सर, हमको ओवरहेड वेरिएंस डिफिकल्ट लगता है, आप बताओ ना इसमें डिफिकल्ट क्या हो सकता है। इसमें डिफिकल्ट ये हो सकता है कि हो सकता है ये जो चार अमाउंट आपको दिख रहे हैं इनमें से एक दो अमाउंट डायरेक्टली गिवन ना हो, आपको कैलकुलेट करने पड़ जाए। जैसे कि हो सकता है ये 21 यूनिट गिवन ना हो, ये किसी तरीके से निकालना हो आपको, या निकालना पड़ जाए, है ना। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, है ना। तो मैं अभी प्रैक्टिस करवा देता हूं तो आपको बढ़िया मजा आ जाएगा, है ना। ओके आइए, तो ये तो हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया 24, है ना। ये अपना एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। ओके अच्छा, आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, ये 2,000 का एडवर्स, ये 500 का फेवरेबल, मतलब 1,500 का एडवर्स। ठीक बात है। अच्छा एक और बात फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ध्यान रखिए, ये वाला जो वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तो हमेशा गिवन ही होगा। कैसे गिवन होगा, बजटेड भी गिवन है, एक्चुअल भी गिवन होता है, तुमको कुछ करना नहीं है। समझा कि नहीं समझा? और वॉल्यूम वेरिएंस जैसे क्वेश्चन देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, आउटपुट ज्यादा बना क्या तो फेवरेबल, कम बना तो एडवर्स। ठीक बात है। तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा कि इसको आगे रखेंगे इसको आगे रखेंगे, उसको आगे रखेंगे। अगर मान लो हमको पहले से पता चल गया कि फेवरेबल ला रहे हैं तो उसको आगे रखेंगे जो बड़ी संख्या होगी, और आप देखना कि ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला सही होगा। आप चाहो तो चेक कर लेना, जितने क्वेश्चन में चाहो उतने में चेक कर लो। ठीक है ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कौन सा, 23 भी कर लेते हैं। देखो 23 किधर है, ये रहा 23। ध्यान से सुनिएगा। A company has a normal capacity of 120 machine. A company has a normal capacity of 120 machine. अब आगे लिखा है वर्किंग 8 hours पर डे ऑफ 25 days in a month. ठीक है, बहुत अच्छा। 120 मशीन है, 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, महीने भर में 25 दिन काम करते हैं। ठीक है। द फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड एट 1,44,000 पर मंथ। तो देखो भाई लोग, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले जब भी फिक्स ओवरहेड का क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या कर लो, इतना काम कर लेना मेरे लिए और आपके खुद के लिए, बजट और एक्चुअल ऐसा लिखा। इधर लिख लो फिक्स्ड ओवरहेड, इधर लिख लो आपका आउटपुट। अगर आपने ये चार इंफॉर्मेशन फिल कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता सॉल्व करने में, फिर तो कुछ है ही नहीं यार, हम अंडरस्टैंडिंग से खेल जाएंगे। चलो तो देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और कौन सी मिसिंग है, चेक करते हैं। बजटेड फिक्स ओवरहेड दिए हैं 1,44,000 पर मंथ, थैंक गॉड एक इंफॉर्मेशन हमको मिल गया है। ओके, फिर लिखा है द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 hours।
उन्होंने कहा है 1 यूनिट को बनाने में 4 आवर्स लगने चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम है ये। ठीक है, देखते हैं इसका क्या यूज होता है। आगे लिखा इन अप्रैल 2012 द कंपनी वर्क 24 डेज ऑफ 840 मशीन आवर्स। ठीक है, 24 दिन काम करा, 840 मशीन आवर्स काम करा है पर डे, है ना। प्रोड्यूस्ड 5305 यूनिट ऑफ आउटपुट। मजा आ गया, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हमने कितना आउटपुट बनाया है। प्रोड्यूस्ड 5305 यूनिट, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 5305। समझा कि नहीं समझा? आउटपुट गिवन है ना। फिर द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वर रुपीज 1,42,000। ओहो, बहुत शानदार, 1,42,000 ये भी गिवन है। अब केवल क्या मिसिंग है? बजटेड आउटपुट, मतलब कितना आउटपुट हम बनाने वाले थे। तो बस इसका वर्किंग हमको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चलो देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है। 120 मशीन है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, 120 मशीन है तुम्हारे पास। हर मशीन 8 घंटे काम करती है एक दिन में। तो ओवरऑल आप बताओ 120 इंटू 8 कितना, 960 घंटे काम हो जाएगा ना एक दिन में। भाई 8 घंटे काम होता है और पूरी 120 मशीनें 8 घंटे काम करें, मतलब आपका 960 घंटे काम हो जाएगा। और ये तो एक दिन का हुआ। महीने भर में कितना, 25 दिन, तो इंटू 25 कर देते हैं तो आ जाएगा कितना, 24,000 घंटे काम होता है मतलब महीने भर में। और सुनना ध्यान से, 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगने वाले हैं। सुनना ध्यान से, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो आ रहा है 24,000 घंटे। मैं महीने भर में 24,000 घंटे काम करने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है। मैं महीने में 24,000 घंटे काम करने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है। और 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगने वाले हैं। तो बताओ 24,000 घंटे में 4 घंटे में 1 यूनिट, 24,000 घंटे में कितनी यूनिट बना लूंगा मैं? बोलो बोलो, 6,000 यूनिट में बना लूंगा। तो ये मेरा बजट है कि अगर मैं 24,000 घंटे काम करने वाला हूँ और 4 घंटे में 1 यूनिट बनाने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से 6,000 यूनिट बन जानी चाहिए। और एक बार ये टेबल बनी तो काम खत्म हो गया। अब आप सोचिए कितना आसान है। अब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए अपन चेक करते हैं जल्दी से, कैसे करेंगे यहीं पर चेक करके बताओ मुझे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो सुनना, 1,44,000 का खर्चा होना, देखो यहाँ लिख ही देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्या हुआ है, ऐसे बोलूंगा ना मैं। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है ना, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। देखना, 6,000 यूनिट बनने में 1,44,000 का खर्चा होना चाहिए था। तो बताओ 5305 यूनिट बनने में कितना खर्चा होना चाहिए था? ठीक है, माइनस सच्ची में कितना खर्चा हुआ है? 1,42,000 का। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखना 1,44,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 5305, तो आ रहा है 1,27,320 माइनस 1,42,000, तो आ रहा है 14,680। ठीक है, 14,680। तो ये आ रहा है आपका एडवर्स वेरिएंस। ओके, अब सेकंड क्या हो जाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो हमारे सर ने बताया था ये तो गिवन होता है। हाँ सर देखो ना, इतना सोचा था, इतना हो गया। तो भाई ये 14,680 का नुकसान क्यों हुआ है? क्यों 14,680 का खर्चा ज्यादा आया है? क्योंकि हमारी सोच में गलती थी। 1,44,000 का खर्चा हमने सोचा था, पर वो तो 1,42 ही हुआ। तो गलती मतलब समझ रहे हो, हम सही अंदाजा नहीं लगा पाए थे। तो जो भी हमारी सोच थी उससे कम लग गया, तो एक तरीके से एक काम फेवरेबल हो गया। हमको लग रहा था 1,44,000 का खर्चा हो गया, पर 1,42 हुआ। चलो थैंक गॉड, कुछ तो फेवरेबल हुआ, भले ही वो अपने आप क्यों ना हुआ, या हो सकता है हमारी मेहनत की वजह से हुआ, हमने बहुत एफर्ट लगाए हो उस मतलब कम खर्चे की, मतलब कम खर्चे वाली मशीन को लाने में, या कम रेंट वाले रूम को लाने में, है ना, ऐसा कुछ। तो सोचा था 1,44,000 और हुआ कितना? 1,42,000। मजा आ गया, 2,000 का फेवरेबल आया। ये हमारे फैसिलिटी मैनेजर की मदद से हुआ होगा, है ना, उसने मेहनत करी, इसलिए जो रूम 1,44,000 का मिलने वाला था 1,42,000 में मिल गया। ठीक है, तो ये 2,000 का फेवरेबल आ गया। अब मन में आया कि यार फिर 14,680 का एडवर्स क्यों आना है? जब रूम भी सस्ता मिल गया फिर तो कम आना चाहिए, फिर ये ज्यादा मतलब एडवर्स क्यों आना है? जबकि रूम तो सस्ता ही मिला, फिक्स कॉस्ट तो कम ही लगी। उसका कारण सुनिए, ये क्यों एडवर्स आ रहा है? वॉल्यूम वेरिएंस है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? ये देखो, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, आउटपुट ज्यादा बना कि कम बना? ओहो हो, आउटपुट कम हो गया। हमने सोचा था 6,000 यूनिट बनाएंगे, पर 5305 ही बने। कम यूनिट बने, मतलब कैसा आंसर आना चाहिए तुम बताओ? नुकसान हुआ है ना, एडवर्स आना चाहिए। एडवर्स कब आएगा? जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या बताएंगे, है ना। तो 5305 माइनस 6,000, समझा कि नहीं समझा? अब इनटू क्या करूं? इनटू क्या करूं? सिंपल,
1,44,000 का खर्चा मुझे रिकवर करना था 6,000 यूनिट से। 1,44,000 का खर्चा मुझे 6,000 यूनिट से रिकवर करना था, मतलब हर यूनिट पर मुझे 24 रुपया कवर करना था, हर यूनिट पर 24,000 कवर करना था, पर मैं तो कम यूनिट बना पाया ना, कम यूनिट बनाना था। तो भाई पहले इतना समझ लो, 1,44,000 खर्चा 6,000 यूनिट से रिकवर करना था, मतलब 24 रुपये हर यूनिट से रिकवर करना था। ठीक है, अब कितनी यूनिट आप बना पाए? क्या आप 6,000 बना पाए? नहीं, कम बना पाए। कितनी बना पाए? 6,000 माइनस 5305। ओहो, आप 695 यूनिट कम बना पाए। तो मतलब इन 695 पर आप 24 रुपये के हिसाब से रिकवरिंग नहीं कर पाए, तो ये नुकसान हो गया है ना। तो यहाँ पर इंटू 24। तो वही क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है ना। इंटू 24 कर देता हूँ, कितना आ रहा है ये? 16,680 का एडवर्स। तो नुकसान क्यों हुआ है? अरे ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर रहे, इन लोगों ने ढंग से आउटपुट नहीं बनाया, कम आउटपुट बनाया, जो सोचा था उसको बनाया ही नहीं, तो इसलिए इतना नुकसान हो गया। वो अलग बात है कि फैसिलिटी मैनेजर के हिसाब से 2,000 का फायदा हो गया था, तो ओवरऑल नुकसान जो है वो केवल 14,680 का ही हुआ। समझा कि नहीं समझा? कुछ भेजे में गया? हाँ सर, गया सर अभी तो। ओके, तो ये हो गया हमारा 23 क्वेश्चन। आइए थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्लैरिटी आ जाए। अब 27 कर लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की प्रैक्टिस नहीं कराई है ना, और जो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर और वेरिएंस आते हैं उन पर चर्चा नहीं करी, अभी थोड़ी देर में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अब आ जाते हैं कौन सी क्वेश्चन पर अपन? 27 में क्या दिया है भाई? ये रहा 27। मजा आएगा यदि आप इसे सॉल्व करके बताएंगे तो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड of a unit for computing the various fixed overhead variances, ठीक है। नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज कितने हैं? 25। हमने प्लान करा है कि हम 25 दिन काम करेंगे और हर दिन 6,000 मैन आवर्स काम करेंगे, और एक महीना मतलब एक आदमी 1 घंटे काम करेगा तो 1 यूनिट बन जाता है। क्या आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ सर, कर सकते हैं। देखो ना, 25 हर दिन 6,000 घंटे काम, तो 25 दिन में कितने घंटे काम होगा? निकल जाएगा। कितना आएगा बताओ? 25 इंटू 6,000, 25 इंटू 6,000 कितने घंटे काम होगा? 1,50,000 घंटे काम होगा, 1,50,000 घंटे काम होगा, ठीक है। और हर घंटे में 1 यूनिट बनना है, तो मतलब 1,50,000 यूनिट बनाने का प्लान है हमारा, एक तरीके से ऐसा यही हुआ ना। सोचो ना, हमको पता है कि यार हम 1,50,000 घंटे काम करने वाले हैं और हर घंटे में 1 यूनिट बनाएंगे, मतलब हम 1,50,000 यूनिट बनाने वाले हैं, यही हमारा प्लान है एक तरीके से, है ना। ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट एज बजटेड कितना है? 1,50,000, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड भी गिवन है। तो यार पहले एक काम करते हैं, मैं अपना फॉर्मेट बना लेता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 27, बजट और एक्चुअल, बजट और एक्चुअल, ठीक है। बजट में क्या आएगा? वही, एक तो पहले हमको चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड और यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कितना? फिक्स्ड ओवरहेड कितना? बजटेड वाला 1,50,000, चलो बढ़िया हो गया, ये गिवन है। फिर बजटेड आउटपुट हमने कैलकुलेट करा है, कितना आया है? 1,50,000 यूनिट। कैसे निकाला? कितना आसान बताया यार, बताओ। 25 दिन काम होना है और हर दिन कितने घंटे काम होना है? 6,000 घंटे काम होना है, मतलब 1,50,000 घंटे काम होना है, और 1 घंटे में 1 यूनिट बनना है, मतलब ओवरऑल हम 1,50,000 यूनिट बनाने वाले हैं, है ना। ओके, फिर आगे क्या दिया? हकीकत में क्या हुआ? हमने 27 दिन काम करा और हर दिन 6300 घंटे काम करा, ठीक है, मतलब एक्चुअल आउटपुट की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, है ना। फिर क्या दिया है? अच्छा, हमने 1 घंटे में 0.9 यूनिट ही बनाए, तो समझना आप क्या हुआ है। देखो, 27 और 6300, हमने हर दिन 6300 घंटे काम करा, हमने 27 दिन तक काम करा, एक दिन में 6300 घंटे और 27 दिन तक काम करा, तो आवर्स निकल जाएंगे कितने घंटे आपने काम करा। एक दिन में 6300 घंटे, तो 27 दिन में कितने घंटे निकल जाएगा, और हर घंटे में 0.9 यूनिट बनाया, तो बताओ कितना यूनिट बनाया होगा, है ना। तो 6300 इंटू 27 इंटू 0.9, ये आ रहा है 1,53,090। तो ये लिख देता हूँ, 1,53,090 यूनिट आपने सच्ची में बनाया है कि नहीं। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड गिवन है। ओहो, बहुत अच्छा काम हो गया, इसे मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, 1,56,000। बस मैंने बोला था ना, ये टेबल बन गया ना। अभी क्या बचा? वही फॉर्मूला, सिंपल डायरेक्ट आंसर। देखना कैसे आंसर देता हूं मैं, देखना। सबसे पहले बताओ, बजटेड सॉरी आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, वो कितना है? 1,50,000 माइनस 1,56,000, 6,000। एक आंसर मेरा आ चुका है, बोलो।
क्या सोचा था क्या हुआ, 150 सोचा था 156 हो गया। फिर बताओ वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा? ऑब्वियसली सर फेवरेबल होगा। क्यों? 1,50,000 यूनिट बनना था, 1,50,000 यूनिट बनना था, 1,53,090 बन गया तो बहुत अच्छा है ना, अच्छा हो गया ना, यूनिट एक्स्ट्रा बन गया तो फेवरेबल ही आना है। तो मतलब 1,53,000 सॉरी 1,50,000 यूनिट में से 1,53,000 नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, हाँ हाँ ठीक बोल रहा हूँ, 1,50 है 1,53 ओके। तो 1,50,000 यूनिट बननी थी, 1,53,090 यूनिट बननी तो एक्स्ट्रा यूनिट बन गई, समझा कि नहीं समझा? तो आप 1,53,090 में से 1,50,000 घटाएंगे तो आपका फेवरेबल वेरिएंस आएगा, है ना। तो अभी आप खुद से कर सकते हैं, कर लेना आप आराम से, है ना, बस ये टेबल बन जाए। तो डिफिकल्ट क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया आपको, कोई एक आध इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा, जैसे इसमें अपन ने ये कैलकुलेट करा, बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन होता है ना। और एक बार इस फॉर्मेट में आ गया तो फिर तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को अपन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए अब अपन बात कर लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के जो 3 और पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं, जो उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अपन ने अभी पढ़ा है, उसके 2 पार्ट अपन ने पढ़े, है ना। तो मैं पूरा एक बार बना देता हूं यहां पर। ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ओके। फिर अपन थोड़ा आगे गए और अपन ने क्या पढ़ा, इसके 2 पार्ट पढ़े पढ़े कौन कौन से? एक तो पढ़ा हमने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और सेकंड हमने पढ़ा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अब बताइए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या बताया है मैंने? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, यही पढ़ा है अपन ने। हाँ सर यही पढ़ा है, क्या सोचा था और क्या हो गया, है ना। फिर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, है ना। ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि कब कैसे अपन को इसको कैलकुलेट करना है। वैसे अगर आप अदरवाइज याद रखना चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं कि एक्चुअल आउटपुट अगर ज्यादा होगा ना तो अच्छा होता है। एक्चुअल आउटपुट जैसे आपने सोचा कि हमें 10,000 यूनिट बनाना है और 12,000 बना रहे थे तो अच्छा हुआ ना। तो जो चीज का ज्यादा होना में अच्छा लगता है ना उसको ही हम आगे रखते हैं, है ना। ऐसा भी एक लॉजिक होता है, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, यहाँ होता है रिकवरी रेट पर यूनिट, ओके। अब हमको जानना है क्या इसके आगे के पार्ट, है ना। तो इसके आगे अगर अपन चलें तो इसके होते हैं 3 पार्ट, ठीक है, इसके होते हैं 3 पार्ट, ठीक है ना। देखो भाई पहला पार्ट क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। फिर होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और फिर होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक बात है। तो ऐसे करके ये 3 वेरिएंस आते हैं यहां पर। अच्छा जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप देखना कि ये जो 3 वेरिएंस है ना ये कुछ नहीं है, बस ऐसा समझ लो कि वॉल्यूम वेरिएंस के 3 कारण होते हैं। जैसे कि आपने 1,000 यूनिट बनाने का सोचा था पर आपने 1,200 बना लिए, है ना, मतलब 200 यूनिट आपने एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल बना लिए। तो वो एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट आप क्यों बना पाए, उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, कारण नंबर 2 और ये 3। ये कैसे होगा मैं समझाऊंगा, है ना। देखो मेरे समझाने का तरीका ऐसा है कि मुझे ना, मैं स्टार्ट में एकदम से पूरी बात नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आती है ना। तो आप एंड तक समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, है ना। ओके अब समझो इन तीनों वेरिएंस को बताने के पहले मैं आपको कुछ और पढ़ाना चाहता हूं जिसमें मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और वो जो भी मैं बताने वाला हूं वो वैसे भी एग्जाम में आता है, अदरवाइज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं वो बता दूंगा तो आपके लिए 1 मिनट लगेगा इसको समझने में, ठीक है। तो आइए यहां आ जाते हैं और अपन बात करते हैं कंट्रोल रेशियोज के। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है ना, बजट चैप्टर में भी इसके क्वेश्चन दिखते हैं, लेबर में भी एक आध क्वेश्चन है, यहाँ स्टैंडर्ड में भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही इसका यही है, अपने नोट्स का है, बुक में भी मिल जाएगा आपको। तो कंट्रोल रेशियोज क्या होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि
कुछ 3 रेशियो हैं जो कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, तो उनको अपन ने कंट्रोल रेशियो बोलकर रखा है ना, ऐसा समझ लीजिए आप अभी। अब इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं, मतलब 3 रेशियो कौन कौन से हैं, ए, सी और ई। मतलब एक्टिविटी रेशियो, सेकेंड कैपेसिटी रेशियो, और थर्ड है एफिशिएंसी रेशियो, ई से एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है ना, ये 3 टाइप के रेशियो हैं, हमें ये 3 टाइप के रेशियो समझना है। एक्चुअली पता है क्या है, ये रेशियो भी वेरिएंसेस को ही बताते हैं, डेविएशन को बताते हैं। बस ऐसा समझ लो कि ये वेरिएंस या डेविएशन की रेशियो है ना। तो इनको समझ लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्या होते हैं ये तीनों, सुनिएगा। मैं 2 तरह से बात करूंगा, एक बताऊंगा आपको अंडरस्टैंडिंग की इसका मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है। सेकंड में आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे रखना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको याद रखने के लिए सीधा सीधा बोल देता हूं कि मेरी जो सासू माँ है ना, उन्होंने बीबीए करा है। मेरी जो सासू माँ है उन्होंने बीबीए करा है। तो अभी देखो ना, SAS सास, और नीचे क्या आ जाएगा, BBA। वैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई है, पर ठीक है, सासू माँ को तो बीबीए मैंने करवा ही दिया। चलो देखो, तो SAS BBA, ये S मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स, B फॉर बजटेड आवर्स, ठीक है, A फॉर एक्चुअल आवर्स और B फॉर बजटेड आवर्स। तो S फॉर स्टैंडर्ड आवर्स और A फॉर एक्चुअल आवर्स। ओके, डन। अब अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और पहले अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, याद तो हो ही गया, आपको कुछ नहीं करना, सास बीबीए, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखे रहना आप कि पहले ए आता है, अल्फाबेट्स आपने पढ़े हैं, फिर उसके बाद ही सी आता है, उसके बाद ही ई आता है ना, उल्टा पुल्टा मत करना। ACE एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी रेशियो। ओके, तो SAS BBA। अभी अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो एफिशिएंसी रेशियो क्या बताता है कि आप कितने % एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं, आप कितने % एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं। जैसे कोई काम है, देखो अब आप फॉर्मूला भूल जाओ, वही आंसर देना आप, है ना। प्लीज आप कोशिश करना कि आप बिना फॉर्मूला देखे आंसर दें, है ना। मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक फिनिश गुड बनाने में, ये स्टैंडर्ड से पूछना, एक फिनिश गुड बनाने में 10 आवर्स लगने चाहिए, एक फिनिश गुड बनाने में 10 आवर्स लगने चाहिए। एक्चुअल में आपने एक फिनिश गुड बनाया, पर आपको 12 घंटे लग गए। बताइए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? सर बहुत बुरा हुआ, 10 घंटे का काम 12 घंटे में कर रहे हो, बुरा हुआ ना। तो इसका मतलब आंसर आना चाहिए कैसा, अनफेवरेबल, या 100 से कम एफिशिएंसी पर आपने काम करा है। 100 से कम पर ही करा ना, अच्छा काम नहीं करा ना आपने, 10 घंटे के 12 घंटे लिया ना, तो आपने काम अच्छा नहीं करा है, तो आंसर 100 से कम आना चाहिए। आपने 100 से कम परसेंट, मतलब 100% से कम एफिशिएंसी पर काम करा है। 100 से कम कब आएगा आंसर, जब आप ऊपर 10 और नीचे 12 लिखेंगे। तो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 12, ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 83.33%। अभी पता चला आपने 12 डिवाइड बाय 10 कर दिया, आंसर आ गया 120%। तो क्या आपने 120% एफिशिएंसी पर काम करा है? अरे तुमने 10 घंटे का काम 12 घंटे में करा है, तो बुरा करा ना कि 120% एफिशिएंसी पर काम करा। समझा कि नहीं समझा? तो ऑटोमेटिकली अंदर से आंसर आएगा कि यार 10 घंटे का काम 12 घंटे में करा है, मतलब 100% से कम एफिशिएंसी पर काम करा है। 100 से कम कब आएगा, जब आप छोटी संख्या को ऊपर रखोगे और बड़ी संख्या को नीचे रखोगे, है ना। तो 10 डिवाइड बाय 12, 10 डिवाइड बाय 12। अब बताओ ये 10 क्या है अपने एग्जाम्पल में, 10 क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स। चेक करो आप, देखो ये स्टैंडर्ड है 10, और 12 क्या है, एक्चुअल आवर्स। समझा कि नहीं? तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो आंसर आ रहा है 83.33%, मतलब आपने 83.33% कैपेसिटी पर काम, सॉरी 83.33% एफिशिएंसी पर काम किया है। आप 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाए हैं। ओके, फिर आ जाते हैं कैपेसिटी रेशियो पर। इसका भी आंसर आप बिना फॉर्मूला के देना तो ही मजा आएगा, है ना। मैंने सोचा था, मैंने एक क्लासरूम किराए पर लिया है, जिसको मैं पूरे महीने भर में मैं उसको सपोज अपन ऐसा बोल देते हैं कि 8 × 30, मतलब अपन 240 घंटे यूज करने वाले हैं। कितने घंटे यूज करने वाले हैं? 240 घंटे। तो मेरा बजट क्या है, मैंने बजट बनाया कि यार मैंने ये रूम किराए पर लिया है, इसका 50,000 रुपये महीने का रेंट देना है, मैं इसको 240 घंटे यूज करूंगा, है ना। तो व्हाट इज माई बजटेड आवर्स, 240। तो यहाँ लिख रहा हूँ बजट क्या बनाया है मैंने, कि मैं 240 घंटे काम करूंगा। ठीक बात है, और किराया लगना है 50,000।
पता है एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने उस रूम का यूज 300 घंटे का डाला, खूब मेहनत करी, खूब बच्चों को पढ़ाया, बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, 300 घंटे का काम कर दिया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अरे सर बहुत अच्छा हुआ। क्यों? आप सोचो, किराया तो 50,000 ही लगना है, किराया तो 50,000 ही लगना है, आपने 240 घंटे या 300 घंटे यूज कर लिए थे, तो बहुत अच्छा हुआ ना, इसमें बुराई क्या है? तो अब अच्छा हुआ तो आंसर 100 से ज्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए? कितना लाना है? 100 से ज्यादा ना। आपने अपनी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, आपका बजट था 240 घंटे काम करने का, पर आपने 300 घंटे काम कर दिए, तो आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आवर्स काम करा है, अच्छा काम करा है आपने। तो फॉर्मूला अंदर से क्या आएगा, 300 डिवाइड बाई 240। हमने 100 से ज्यादा परसेंट कैपेसिटी पर काम करा है। समझा कि नहीं समझा? अब देखो आप, 300 क्या था, 300 एक्चुअल आवर्स है, और 240 क्या है, बजटेड आवर्स है। आंसर कितना आएगा, 300 डिवाइड बाय 240 कितना आ रहा है, 1.2, मतलब 125% सॉरी 125% कैपेसिटी का यूज करा है आपने। आपका कैपेसिटी था 240 घंटे, आपने 300 घंटे काम करा है, मतलब 125% कैपेसिटी पर आपने काम किया है। ठीक है, तो कैपेसिटी रेशियो क्या बताता है कि कितने परसेंट कैपेसिटी पर आपने काम किया है। क्लियर है ये बात? बोलो यारो। ओके, तो एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, सिंपल है। अब बचता है एक्टिविटी रेशियो, ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन शायद आप, बहुत कम ही लोग हैं जो इसको जानते हैं प्रॉपर तरीके से कि इसका इंटरप्रिटेशन होता क्या है ना। ध्यान से सुन लीजिए, ये जो लिखा है ना, इसको पहले तो लिखने का तरीका बताता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है सुनना। ये होता है एक्चुअल, ब्लू से लिख देता हूँ या ब्लैक से लिख देता हूँ, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। तो है तो स्टैंडर्ड आवर्स ही, पर क्या लिखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, है ना। अब भी समझ में आ जाएगा, देखते चलो आप, बस 1 मिनट लगेगा, है ना। और नीचे आएगा बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझिए पहले। इसका मतलब होता है कि एक एंटिटी किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर ऑपरेट कर रही है। क्या बोल रहा हूं, एक एंटिटी किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर काम कर रही है। ठीक है, तो चलो पहले इसको लिख ही देता हूं मैं, है ना। इट मेजर्स, ये क्या बताता है, क्या मेजर करता है ये, इट मेजर्स लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच a business entity is operating। किस लेवल पर आप काम कर रहे हैं, किस लेवल पर आप काम कर रहे हैं, आपकी एंटिटी किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन निकलता है इसका, है ना। स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स, हमको 2 आवर्स चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स चाहिए। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं, और वो भी अपने नोट्स का, तो आपको मैं इसको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो एग्जांपल अपन उठा लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका वही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ये रहा, है ना। ये जो भी लिखा है इसको हटा देता हूँ। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अपने लिए एग्जाम्पल बन गया, इससे मैं समझा देता हूँ, है ना। क्या है, फिगर्स रहेंगे, डिजिट्स रहेंगे, तो आप जल्दी समझ जाएंगे मेरी बात को, है ना। तो देखना, ये क्या दिया है, बजटेड प्रोडक्शन 80 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 60 यूनिट, मतलब मैंने प्लान किया था कि मैं 80 यूनिट बनाऊंगा, पर मैंने 60 यूनिट बनाई है ना। और 1 यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगने चाहिए थे, 1 यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है, और एक्चुअली आवर्स कितने काम करा है हमने, 500 घंटे। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इनको हटा देता हूँ, और इनकी जगह पर इसी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले एक काम करते हैं, एक एक कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे अपन को एफिशिएंसी रेशियो निकालना है, पहले इनको निपटा देता हूँ, ये समझा भी दिए थे। तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, क्वेश्चन को देखो, स्टैंडर्ड आवर्स आपको कहीं नजर आ रहे हैं, एफिशिएंसी रेशियो निकालना है, स्टैंडर्ड आवर्स, हाँ सर देखना, 1 यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगने चाहिए थे,
और हमने 60 यूनिट बनाई हैं। एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगने चाहिए थे, 60 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, वही स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएगा। तो 480 घंटे है ना। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना आ जाएगा, 480 घंटे। और एक्चुअल आवर्स कितने दिए हैं, 500 घंटे। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 500 घंटे। ओ हो गड़बड़ हो गया। 480 घंटे का काम 500 घंटे में कर रहे हो, मतलब आप अपनी 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं कर रहे हो, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो 480 डिवाइड बाय 500, ये आ रहा है 96.96 इंटू 100 करोगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आ जाएगा 96%। तो आप अपनी एफिशिएंसी के 96% पर वर्क कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कैपेसिटी रेशियो। तो देखना एक्चुअल आवर्स कितने हैं भाई, एक्चुअल आवर्स हैं आपके 500 घंटे, ठीक है। बजटेड आवर्स कितने हैं, देखना, ध्यान देना, आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें लोग गलती करते हैं। 80 यूनिट बनाने थे, है ना, मेरा दिमाग में अपने आप से बातें कर रहा हूं, 80 यूनिट बनाना है, 80 यूनिट बनाना है, और एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगभग लगते हैं। 80 यूनिट बनाना है, एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब मैं कितनी घंटे का बजट बनाऊंगा 80 यूनिट बनाने के लिए, ऑब्वियसली 80 इंटू 8 मतलब 640 घंटे। 640 घंटे का मैं बजट बनाऊंगा। क्यों क्यों 640 घंटे का बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 80 यूनिट बनाने हैं, एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगने हैं। तो 640 घंटे का मैंने बजट बना लिया। 640 घंटे का बजट बनाया था, केवल 500 घंटे ही काम करा। समझ रहे हैं आप, 640 घंटे का बजट बनाया, केवल 500 घंटे काम करा, अच्छा काम नहीं करा मैंने, मैं अपनी 100% कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहा हूं। कितना आएगा ये, 500 डिवाइड बाय 640, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 78.125, है ना, 78.125%। समझा कि नहीं समझा। अब आ जाते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है ना। तो लिख कर दिखाता हूं आपको एक्टिविटी रेशियो क्या होगा, देखना क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स है। तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितने आएंगे, एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगने चाहिए, तो 60 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगना चाहिए, यही स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 480 आवर्स, ठीक है। और डिवाइड बाय करना है बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स क्या होंगे, एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगना चाहिए और 80 यूनिट मुझे बनाने थे, तो मतलब मैंने जो बजट बनाया था वो कितने घंटे का बनाया था, निकल जाएगा 640 घंटे का, 80 यूनिट इंटू 8 घंटे, है ना। अच्छा, ये 8 घंटे दोनों के लिए कॉमन है, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए भी और बजटेड आवर्स निकालने के लिए भी, है ना, ये कॉमन ही दिया होता है। सो 480 घंटे क्या है स्टैंडर्ड आवर्स, और डिवाइड बाय 640 घंटे क्या है आपके बजटेड आवर्स। अभी देखो आप, 480 डिवाइड बाय 640, ये आ रहा है आपका 0.75 मतलब 75%। अब समझना इसको ध्यान से, ये 75% क्या बता रहा है। अब अपने दूसरे फॉर्मूले को देखो जो मैंने लिखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ था, 60 यूनिट। कितना हुआ था, 60 यूनिट। तो यही लिख देता हूं 60 यूनिट, ठीक है, डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। बजटेड प्रोडक्शन कितना है आपका, 80 यूनिट। कितना है, 80 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन, यही हो रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन को इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स किसी भी टर्म में लिखा हो, पर एक्चुअल प्रोडक्शन ही लिखा है ना, सो एक्चुअल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स किसी भी टर्म में लिखा हो है तो एक्चुअल प्रोडक्शन ही ना। और नीचे बजटेड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स किसी भी टर्म में हो है तो बजटेड प्रोडक्शन ही ना। सो 60 डिवाइड बाय 40 कितना आएगा, 60 डिवाइड बाय 80, सॉरी, है ना, 60 डिवाइड बाय 80 कितना आ रहा है, 75%। ओहो, मतलब ये आउटपुट से ही हो जाना था। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझना ध्यान से, 80 यूनिट बना सकता हूं, 80 यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखता हूं, बजट मैंने 80 यूनिट का बनाया था और केवल 60 यूनिट बनाई है सच्ची में। बताओ मैं कितनी परसेंट एक्टिविटी पर ऑपरेट कर रहा हूं, मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है जिस पर मैं ऑपरेट कर रहा हूं, 75% पर। अरे 80 यूनिट का प्लान करके 60 यूनिट बना रहे हो, तो मतलब तुम जो प्लान कर रहे हो उसके 60% पर काम कर रहे हो, सॉरी 75% पे काम कर रहे हो। जैसे तुमने प्लान बनाया कि यार हम दिन भर में इतने घंटे काम करेंगे, या इतने यूनिट बनाएंगे, या इतने पेज पढ़ेंगे, तुमने सोचा दिन भर में 100 पेज पढ़ेंगे, 80 पेज ही पढ़ रहे हो, मतलब तुम अपने 80% पर ही ऑपरेट कर रहे हो, तो अपनी प्लानिंग से 80% पर ही ऑपरेट कर रहे हो। सो ये क्या बता रहा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच एन एंटिटी इज ऑपरेटिंग। आप अपने 75% पे काम कर रहे हो, क्योंकि 80 यूनिट की जगह आप केवल 60 यूनिट ही बना रहे हो। अब इन्होंने आवर्स के टर्म में कैसे लिखा, देखो
आज के टर्म में कैसा लिखा, ये 640 यूनिट कितने यूनिट्स के हैं, कितने यूनिट्स के हैं, ये 80 यूनिट्स के हैं, 80 यूनिट्स के हैं। और ये 480 जो आर्स हैं ये कितने यूनिट के हैं, ये हैं आपके 60 यूनिट के। ऐसे तो निकाला था ना हमने, स्टैंडर्ड आर्स है ना ये 480, तो 60 यूनिट इंटू 8 घंटे। और ये कैसे निकाला था, 80 यूनिट इंटू 8 घंटे, है ना। ओके, सो 480 घंटे कितने यूनिट के हैं, 60 यूनिट के। 640 घंटे कितने यूनिट के हैं, 80 यूनिट के। क्लियर है ये बात। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ठीक है यार, आपको 640 घंटे के बराबर का काम करना चाहिए। मतलब चाहे मैं ऐसा बोल दूं कि 80 यूनिट बनाना है, या मैं ऐसा बोल दूं कि 640 घंटे काम करना है, क्योंकि 640 घंटे में 80 यूनिट ही बनेंगी। इन जनरल प्लानिंग में तो यही होगा, फिर एक्चुअल में जो भी हो। सो 640 घंटे पर मुझे काम करना है, 640 घंटे मुझे काम करना है, पर मैं जो काम कर रहा हूं वो 480 घंटे के बराबर का ही। अब 60 यूनिट बनाओगे तो 480 घंटे लगेंगे यार, 60 यूनिट बनाओगे तो 480 घंटे लगेंगे। सो 640 घंटे की जगह मैं 480 घंटे पर ही ऑपरेट कर रहा हूं। 640 घंटे के बराबर का काम करना चाहिए, 640 घंटे के बराबर का काम करना चाहिए, मतलब 80 यूनिट बनाना चाहिए, लेकिन मैं 480 घंटे के बराबर मतलब 60 यूनिट पर काम कर रहा हूं। मतलब आई एम ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक बात है। सो आप कैसे भी समझ लो, कोई भी चीज को हम यूनिट के टर्म में भी बता सकते हैं और आवर्स के टर्म में भी बता सकते हैं। इनफैक्ट आप एफिशिएंसी रेशियो को भी यूनिट्स के टर्म में निकाल सकते हो, है ना। पर सिंस ये बहुत पॉपुलर है अपनी बुक्स में, हमेशा आवर्स के टर्म में दिया होता है, इसलिए ऐसा लिखा होता है। नहीं तो आपको मैंने बता ही दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन करो तो भी तो 75% आ ही रहा है ना, समझे। सो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। अभी भाई इसको छोड़ो, अपना काम ये नहीं था, पर बहुत डिस्कशन इस पर हो गया। अभी सिंपल करता हूं। 3 टाइप के कंट्रोल रेशियो होते हैं, एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ठीक है, ए सी ई, और मेरी सासू माँ ने बीबीए किया है तो एस ए एस बी बी ए। डन। देखा जाए तो ओवरऑल 3 टर्म यूज हुई हैं। 3 टर्म कौन कौन सी हुई हैं, एक तो स्टैंडर्ड आवर्स, दूसरा बजटेड आवर्स, और तीसरा एक्चुअल आवर्स। फिर रिपीट हुई है, फिर से बजटेड आवर्स, फिर से स्टैंडर्ड आवर्स, फिर से एक्चुअल आवर्स। 3 ही टर्म यूज हुई हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले ये 3 चीजें निकाल लेना, कौन सी, स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। फिर फॉर्मूले में पुट कर दो, सब आ जाएगा। ठीक बात है। अब ध्यान से, अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना क्यों खींचा, क्योंकि आप समझो अब आपका फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस के आंसर आपके आ चुके हैं। आप देखो, आ जाओ कहां पर, आप आ जाओ यहां पर। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये आपको कैपेसिटी दिख रहा है, कैपेसिटी वेरिएंस। ये आपको एफिशिएंसी वेरिएंस दिख रहा है। यहां पर ये चीजें वेरिएंस के फॉर्म में लिखी है, यहां पर ये चीजें कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो के फॉर्म में लिखी है। तो दोनों को लिंक करने का फायदा ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी और आपको दोनों चीजें एक साथ याद रहेंगी। तो एग्जाम में दोनों आती हैं, है ना, तो काम ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। सो अभी आ जाते हैं यहां पर। मैं आपको चाहूं तो इनकी भी अलग से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से दे सकता हूं, पर ठीक है, अब आप बच्चे हो, आपको याद भी रखना, एग्जाम में अच्छे से लिखना भी है। कभी कभी लॉजिक थोड़ा ओवरलोडेड हो जाते हैं ना, है ना। ओके, सो देखो, कैपेसिटी रेशियो क्या है, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। इसको अगर वेरिएंस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, है ना। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। ऑब्वियसली कौन सी रेट मल्टीप्लाई होगी, रिकवरी रेट या स्टैंडर्ड रेट, जो भी लिखना है आपको, पर आवर। सर पर आवर क्यों, पर यूनिट क्यों नहीं, अरे अंदर आवर्स है ना, तो रेट भी आवर्स का ही मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, फिर फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा, देख लो आप, एफिशिएंसी रेशियो क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो वेरिएंस क्या होगा, मतलब लिखने का तरीका बदल रहा हूं, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, यही होगा, इनटू रिकवरी रेट, ऑब्वियसली पर आर की होगी क्योंकि अंदर आर्स है। सो मैंने रेशियो को वेरिएंस के फॉर्म में लिख दिया, है ना। सर ये क्या कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, कैसे लिख दिया आपने, अरे ऐसे याद करो, आपको बेटा करंट रेशियो पता है। करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, करंट रेशियो पढ़ा है आपने ये। अभी आपको पता है वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप सोचो इन दोनों में अंतर क्या है, बस इतना फर्क है कि ये रेशियो के फॉर्म में लिखा है, रेशियो परसेंटेज में या टाइम्स में होता है नॉर्मली, और ये तो अमाउंट निकलेगा करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाओगे, तो ये रेशियो नहीं है, बस अमाउंट निकलेगा वर्किंग कैपिटल का। सो अगर मैं कहूं कि वर्किंग कैपिटल के इसको, ये जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, ये वर्किंग कैपिटल है, इसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख के बताओ, इसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इसको ऐसा ही लिखोगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्या करोगे आप, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करोगे, तो ये करंट रेशियो बन जाएगा। और पता है आपको, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल को आपने क्या करा है, रेशियो के फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया। सो क्या चाहिए आपको? अमाउंट चाहिए तो एस इस फॉर्म में लिख दो, रेशियो फॉर्म में चाहिए तो ऐसे लिख दो, है ना। ओके, अब आ जाते हैं अपन वापस। तो ये हो गया आपका क्या क्या, कैपेसिटी वेरिएंस खत्म, एफिशिएंसी वेरिएंस खत्म, है ना। ओके, ये तो आपको याद रह जाएंगे अच्छे से, है ना। अभी समझा भी दूंगा लॉजिकली भी, कई बार लॉजिक बहुत समझाने के बावजूद भी आप भूल जाते हैं, तो इसलिए याद भी रखना थोड़ा सा काम बन जाए तो अच्छा रहे, है ना। अब कैलेंडर वेरिएंस की अगर बात करें तो वो ना डेज को बताता है। किसको बताता है? डेज को, ठीक है ना। कैलेंडर मतलब डेज, ऐसा समझ लो आप। अब आते हैं कि कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है। तो ये होता है आपका एक्चुअल डेज, एक सेकेंड, ये होता है आपका एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर आवर। करूं क्या? नहीं सर, अंदर डेज है ना, तो रेट भी किसका आएगा? पर डे का, है ना, पर डे। ओके, क्लियर है कैलेंडर वेरिएंस। अब बात है अंडरस्टैंडिंग की, सर ये फॉर्मूला ऐसे क्यों दिख रहा है, ऐसा ही क्यों करा, कुछ और क्यों नहीं करा, है ना। ये सब बातें हैं मन में, समझा देता हूं, ठीक है। देखो भाई, अंडरस्टैंडिंग की बात है तो एक काम करते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। मैं मन से इतने एग्जाम्पल दूंगा टाइम और ज्यादा खराब हो जाएगा। एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसमें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी कवर हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी, और उसके ये तीनों पार्ट भी कवर हो जाएंगे। तो इनके जो लॉजिक्स ये रहे थोड़े से बकाया, मैं इनको उस एग्जाम्पल की मदद से इनके तीनों के लॉजिक भी आपको बता दूंगा कि ये इसी तरीके से क्यों लिखे जाते हैं, क्यों ये इसी तरीके से बने हुए हैं, है ना। समझ में आ जाएगा। वैसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो फिर भी दे ही देता हूं, मन नहीं मान रहा मेरा। देखो क्या है, जैसे मैं बात करूं एफिशिएंसी वेरिएंस की, तो ये एकदम क्लियर है कि कोई काम अगर आपने 100 घंटे में करना चाहिए था, आपने 120 घंटे में करा, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे कि जब आपका वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल सॉरी एडवर्स आया, जैसे कि सपोज आपका वॉल्यूम वेरिएंस आया 5,000 रुपए एडवर्स, 5,000 रुपए एडवर्स, तो मुझसे पूछा गया कि सर ये आपका 5,000 रुपए का एडवर्स क्यों आया, वॉल्यूम वेरिएंस आपका एडवर्स क्यों आया, क्यों आप कम यूनिट बना पाए। तो मैंने कहा सुनिए सर, इसके 3 कारण हैं। एक कारण ये कि हमारे यहाँ एफिशिएंसी से काम नहीं हुआ है, जो काम 100 घंटे में होना चाहिए वो 120 घंटे में हुआ है, एक ये कारण रहा है, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है भाई, बुरी बुरी चीजें होने के कारण क्या है, बुराई का कारण क्या है, 100 घंटे का 120 घंटे में कर रहे हो आप, है ना। ओके, तो ये कारण हो गया, ये हो गया आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, कितने घंटे में काम होना चाहिए था, कितने घंटे में काम हुआ, ठीक है। ओके, अच्छा आपको ये डाउट तो नहीं आता कि स्टैंडर्ड ही आगे क्यों रखेंगे? भाई जिसका ज्यादा होना हमको पसंद होता है ना, वो उसको हम आगे रखते हैं। अभी सोचो, अगर मैं इसको उल्टा रख दूं, 120 माइनस 100 तो क्या होगा? अरे तुमने क्या करा है, 100 घंटे का काम 120 घंटे में करा है, और आंसर काय में आएगा? प्लस में आएगा। जबकि तुमने गलती करी है, 100 घंटे का काम 120 घंटे में करा है, तो आपने काम गड़बड़ करा है, पर आंसर काय में आ रहा है? प्लस में, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वो प्रॉपर नहीं जमेगा फिर। माइनस नेगेटिविटी को बताता है, प्लस पॉजिटिविटी को बताता है ना, तो उस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, हम चाहते हैं कि 100 से ज्यादा टाइम ना लगे, 100 से कम आएगा तो अच्छा है, 100 ही ज्यादा रहे हमेशा एक्चुअल आवर्स से, ऐसा समझ लो आप। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स से हमेशा ज्यादा रहे, मैं यही चाहता हूँ। एक्चुअल आवर्स कभी भी ज्यादा ना लगे, जितना मैं प्लान करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, उससे ज्यादा आवर्स ना लगे, कौन चाहता है फालतू टाइम वेस्ट करना, है ना। ओके, फिर कैपेसिटी वेरिएंस, मुझे कोई काम, मतलब मैंने जो भी असेट या जो भी रूम किराए पर लिया था, मैं चाहता था उसको 100 घंटे यूज करूंगा, पर मैंने केवल 80 घंटे यूज कर पाया, तो ये मेरी एफिशिएंसी मतलब सॉरी मेरी कैपेसिटी कम यूज हो पाई ना। 100 घंटे की कैपेसिटी थी, वो रूम 100 घंटे यूज हो सकता था, पर हम 80 घंटे यूज कर पाए, 20 घंटे तो हम कैपेसिटी यूज ही नहीं कर पाए, इसीलिए तो हमारा आउटपुट कम बना, इसलिए तो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस कम आ रहा है, एडवर्स आ रहा है, समझ रहे हैं आप। ओके, सो एक्चुअल आवर्स माइनस वेस्टेड आवर्स। सर इधर आपने एक्चुअल आगे काय को रखा है? वैसे तो हम आपके जो आपने ये रेशियो बताए थे ना, इससे तो हमको याद तो हो गया, पर अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी हमको, एक्चुअल आवर्स आगे क्यों? अरे सिंपल है यार, आप बताओ, इधर जब कैपेसिटी वेरिएंस की बात आती है ना, तो मुझे एक्चुअल आवर्स का ज्यादा होना अच्छा लगता है, क्यों? अरे बजट बनाया 100 घंटे का, अब बताओ आप 100 घंटे से ज्यादा काम हो जाएगा तो आपको बुरा लगेगा क्या? 100 घंटे काम हो सकता था, आपने 120 घंटे काम कर दिया, तो ये तो अच्छा हुआ ना, आपने 20 घंटे कैपेसिटी ज्यादा यूज कर लिया। तो यहां मुझे ये 120 आवर्स अच्छे लग रहे हैं। सो कैपेसिटी में हमेशा हमें
ज्यादा कैपेसिटी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है, सो इसलिए हम एक्चुअल को आगे रखते हैं। हमें लगता है कि एक्चुअल आवर्स हम ज्यादा रहे तो अच्छा है, हम ज्यादा कैपेसिटी का यूज करें तो ये ज्यादा अच्छा है ना। ओके, इसलिए एक्चुअल आवर्स को आगे लिखा, बस्टेड आवर्स को बाद में लिखा है। फाइनली कैलेंडर वेरिएंस पर आ जाते हैं। कैलेंडर वेरिएंस क्या है सर? तो देखो मैंने दो कारण आपको बता दिए कि सर हमारे वर्कर ने एफिशिएंसी से काम नहीं करा इसलिए हमारा कम आउटपुट बना और हमारा वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आया। दूसरा, हमारा वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए एडवर्स आया क्योंकि हमने पूरी कैपेसिटी का यूज नहीं करा। और तीसरा एक और कारण है कैलेंडर वेरिएंस, हमारी फैक्ट्री जितने दिन ओपन होनी थी ना उतने दिन ओपन ही नहीं हुई, हमने कम डेज काम करा, जितने दिन काम करना चाहिए उतने दिन हम काम ही नहीं कर पाए। ठीक बात है। सो सपोज फैक्ट्री ओपन होनी थी 20 दिन, ठीक है, या अपन इसको 28 दिन कर देते, महीने भर में 28 दिन फैक्ट्री ओपन होनी थी, केवल 25 दिन ही ओपन हुई। अब आप बता दो मन से सोचकर अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? सर बहुत बुरा हुआ, किराया तो लगना है पूरा महीने भर का, किराया तो पूरे महीने भर का लगना ही, अब चाहे तुम 28 दिन यूज करो, चाहे 25 दिन, चाहे 30 दिन करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपने तो 25 दिन ही यूज करा, मतलब आपने बुरा किया है, खर्चा तो उतना ही लगना है, तो आपका नुकसान तो हो ही रहा है ना। सो हम क्या चाहेंगे जब डेज की आएगी बात कि फैक्ट्री ज्यादा दिन ऊपर रहे या कम दिन, ज्यादा दिन ऊपर रहे तो ज्यादा प्रोडक्शन तो अच्छा रहेगा ये। ठीक बात है। तो इसलिए हमने क्या करा है यहां पर आप देखो, एक्चुअल डेज को आगे रखा है, देखो आप ध्यान से, एक्चुअल डेज को आगे रखा है, क्योंकि अगर हमने प्लान करा है कि हमें 28 दिन काम करना है, अगर हमने प्लान करा कि हमें 28 दिन काम करना है और अगर हम 30 दिन काम कर लेते तो हमारे लिए अच्छा लगेगा, हम चाहते कि एक्चुअल डेज बस्टेड डेज से ज्यादा हो, है ना। तो 30 माइनस 28 जब 2 आएगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार चलो पॉजिटिव काम हुआ, 28 दिन की जगह 30 दिन काम हुआ है। जबकि किराया तो जो देना था वो तो वैसे ही देना था, किराया तो पूरा लगना ही था, तो अपन ने ज्यादा डेज यूज कर लिया फैक्ट्री को, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। समझा कि नहीं समझा? बोलो यारो, है ना। अभी आप इसको उल्टा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना सोचकर, 28 दिन काम होना था और 30 दिन काम हुआ, बताओ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तुम कहोगे अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब अच्छा मतलब पॉजिटिव, अगर आप 28 माइनस 30 करोगे तो क्या पॉजिटिव आएगा? नहीं, माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर अच्छा कैसे हुआ? तो अच्छा कब आएगा? जब आप 30 माइनस 28 करोगे, और 30 क्या है आपके एक्चुअल डेज, 28 क्या है बस्टेड डेज। सो आंसर अपने आप अंदर से आता है अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो। अभी आप सोचोगे हम सब रट लेंगे तो फिर ऐसे थोड़ी होगा यार, है ना। ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, फाइनली तीनों कारण मैंने आपको बता दिए। मेरा वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए एडवर्स आया क्योंकि मैंने कम डेज काम करा, कम डेज मेरी फैक्ट्री ओपन रही, क्योंकि मैंने हर दिन कम आवर्स का यूज करा, फिर मेरे वर्कर्स ने कम एफिशिएंसी पर काम करा, ये तीन कारण है। ओके, अब आ जाते हैं उस महान क्वेश्चन पर जिसमें सब कुछ कवर है। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर करके जाना है क्योंकि उसमें सब कुछ कवर है ओवरहेड वेरिएंस का। और वो क्वेश्चन कहां है देख लेते हैं, ये रहा, लिखा भी है कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 25। सबको करके जाना है ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, आइए। सो अच्छा, मुझे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी आपको बताना पड़ेगा, चलो तो वो भी बता देता हूं, पूरा हिसाब चुकता कर देता हूं, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 25, क्या करने का है देखिएगा। पहले अपन बात कर लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की, काय की? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको निपटाते, सिंपल है, छोटा है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, है ना। सो इसको लिख देता हूं, स्टैंडर्ड रे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या होगा? बहुत आराम से अच्छे से देखना आप क्वेश्चन को, है ना। तो हमें केवल दो चीजों से मतलब है, एक तो इससे अभी और एक इससे फिलहाल, तो है ना। 30,000 यूनिट बनाने में 60,000 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड लगने चाहिए थे। ठीक है, 30,000 यूनिट बनने में 60,000 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड लगने चाहिए थे। आपने कितने बनाए हैं? वैसे आपने बनाए हैं 32,500 यूनिट। तो 32,500 यूनिट बनने में कितने वेरिएबल ओवरहेड लगने चाहिए? निकल जाएगा, 30,000 में 60,000 तो 32,500 यूनिट में कितने, है ना, निकल जाएगा। माइनस एक्चुअली कितने लगे हैं वेरिएबल ओवरहेड? 68,000, 68,000। ठीक है ना। तो बताइए ये आंसर कितना आ जाएगा? बोलो बोलो, कितना आएगा ये?
यह आ जाएगा 32,500 इंटू 2, यह आ जाएगा आपका 65,000 माइनस 68,000। 3,000 का क्या आ जाएगा आपका ये एडवर्स। 3,000 का खर्चा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है भाई, ठीक है ना। डन। अब चलते हैं और आगे। ये तो हो गया आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब इसके होते हैं दो पार्ट, ठीक है, इसके होते हैं दो पार्ट। कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो होता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो कि लेबर रेट वेरिएंस के जैसा होता है, इसलिए मैं भूलता भी नहीं क्योंकि ये तो लेबर रेट वेरिएंस जैसा होता है ना। फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या था, लेबर रेट वेरिएंस के जैसा, इतने रेट से पेमेंट होना चाहिए था, इस रेट से पेमेंट हो गया है ना, इनटू एक्चुअल आवर्स। फिर यहाँ पर इतने घंटे में काम होना चाहिए था, इतने घंटे में काम हुआ है ना, इनटू एसआर, स्टैंडर्ड रेट है ना। अभी ये स्टैंडर्ड रेट वगैरह तो क्वेश्चन में दी नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी। एक घंटे का क्या रेट है ना, चलो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा यहाँ पर ये एक्चुअल आवर्स लिखे है ना, मतलब अंदर जो रेट होगी वो आवर्स की होगी ना, पर आवर की रेट, ठीक है। देखते हैं, अब लिंक करें किसको, 30,000 घंटे में 60,000 रुपए का खर्चा होना चाहिए था वेरिएबल ओवरहेड का। अच्छा फिर से बोलो, 60,000 रुपए का खर्चा होना चाहिए था 30,000 घंटे में, मतलब एक घंटे की रेट क्या थी, एक घंटे की वेरिएबल ओवरहेड की रिकवरी रेट क्या थी। अगर 30,000 घंटे में 60,000 रुपए का खर्चा आना है तो हर घंटे से मुझे 2 रुपए रिकवर करना कि नहीं करना, करना है। तो 2 रुपए आपका क्या आ गया, रिकवरी रेट। 2 रुपए क्या आ गया, रिकवरी रेट। कैसे आया बोलो, 60,000 डिवाइड बाय 30,000 आवर्स है ना, आवर्स है ये, माइनस एक्चुअल रेट कितना आएगा, एक्चुअल कितना आएगा, 68,000 रुपए का खर्चा किया है 33,000 घंटों में, 68,000 का खर्चा हुआ है 33,000 घंटों में। तो बताओ एक घंटे में कितना हुआ है, 68,000 डिवाइड बाय 33,000, ये हुआ है 2.0606। ओके डन। और एक्चुअल आवर्स कितने हैं, ये तो गिवन है 33,000 है। चलो तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 माइनस, एक सेकेंड, 2 माइनस 2.060606 कितना आ रहा है, ये जो भी आ रहा है इनटू 33,000 कर देते हैं, तो ये आ रहा है आपका 1999.99, मतलब 2000 है ना। तो ये आ रहा है आपका 2000, वो भी क्या, एडवर्स, समझा। डन। ये रेट किधर से आया सर, ये भी आप लिख लेना चाहो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, 68,000 डिवाइड बाय 33,000 आवर्स है ना। ओके अब चलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस पर। एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा बताइए। स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है बता देते हैं, और एक्चुअल आवर्स वो तो गिवन है, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड आवर्स क्या होंगे देख लेते हैं। 30,000 यूनिट बनाने में, 30,000 यूनिट बनाने में 30,000 घंटे लगने चाहिए थे। अच्छा फिर से बोलो, 30,000 यूनिट बनाने में 30,000 घंटे लगने चाहिए थे, 30,000 घंटे लगने चाहिए थे। रुको इसको भी ग्रीन पेन से लिखता हूं, 30,000 घंटे लगने चाहिए थे 30,000 यूनिट बनाने में, ठीक है ना। तो बताओ 32,500 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड आवर्स वही होते हैं ना, कि जो आपने एक्चुअल में यूनिट बनाए हैं उसमें कितने आवर्स लगने चाहिए, वो स्टैंडर्ड आवर्स है ना। सो इनटू 32,500 यूनिट्स है ना। तो 30,000 यूनिट बनाने में 30,000 घंटे, तो 32,500 यूनिट बनाने में ऑब्वियसली 32,500 घंटे लगने चाहिए, ठीक है ना। और माइनस एक्चुअल में कितने आवर्स लगे हैं, 33,000 है ना, 33 के लिख दे रहा हूं, यहां पर स्पेस कम है, 33,000 आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब एक घंटे में कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड रेट क्या है, निकाला था, देखो ये 2 रुपए निकाला था ना, तो यहां आ जाएगा 2। अब देख लो 32,500 आवर्स माइनस 33,000, मतलब कितना हुआ, 500 माइनस का इंटू 2, मतलब 1,000 का एडवर्स वेरिएंस आना चाहिए, ठीक है। अब 1,000 और 2,000, 3,000 टोटल आना चाहिए, देखो ये आ रहा है। क्या है, कुछ भी दिक्कत है क्या, नहीं है। इसी को दोबारा करके देख लेना एक बार, तो और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा ना। एक बार ऐसे देख लो, ये रहा पूरा है ना। ओके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यस सर बढ़ सकते हैं। चलो तो अब आ जाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पर। इसमें अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो आज तुम बचोगे नहीं। देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जैसे मैं इस वाले पेन से लिखने वाला हूं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बस इसमें लर्निंग है,
है ना, एंड पर चल रहे हैं, बस जल्दी से आप ध्यान देते रहिए। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ध्यान दो क्या होता है फॉर्मूला, क्या क्या फिक्स्ड ओवरहेड लगना चाहिए था। सो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस क्या लगा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ जल्दी से। तो अब पूरा डेटा कौन सा चाहिए, फिक्स ओवरहेड वाला है ना, अभी वेरिएबल वेरिएबल सब भूल जाओ। तो ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड, ये रहा आउटपुट, इतना मैंने सिखाया था। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में 2-3 एग्जांपल भी करवाए थे। हमें अभी केवल शुरू के 3 वेरिएंस निकालने में केवल 2 ही चीजें चाहिए, आउटपुट और फिक्स ओवरहेड, आउटपुट और फिक्स ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कितना होगा, बताओ बताओ। देखना, 30,000 यूनिट बनने में 45,000 का फिक्स ओवरहेड लगना चाहिए था। देखो ना, 30,000 यूनिट बनने में 45,000 का फिक्स ओवरहेड लगना चाहिए था, तो 32,500 यूनिट में कितना बनना चाहिए था, है ना। स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज मेड फॉर एक्चुअल। बोलो बोलो, क्या बताया था, क्या सिखाया था, स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज मेड फॉर एक्चुअल, है ना। एक्चुअल आउटपुट के लिए हमेशा आपका स्टैंडर्ड बनाया जाता है। सो 30,000 यूनिट बनाने में अगर 35,000 का फिक्स ओवरहेड लगना चाहिए था, तो 32,500 में कितना लगना चाहिए था, माइनस एक्चुअल में लगा कितना है, एक्चुअल में लगा कितना है, 50,000। ठीक है ना, 50,000 ही लगाए ना। अभी इसको बताओ कितना आ रहा है आंसर, 45,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 32,500 माइनस 50,000, ये आ रहा है 1250। कितना आ रहा है, 1250 का एडवर्स। समझा कि नहीं समझा, बोलो यारो। सर समझ गए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और अब आ जाते हैं अपन कहां पर, स्पेस तो थोड़ा सा बचा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर आगे बात कर लेते हैं। यहां पर अगले 2 वेरिएंस कौन से हैं हमारे, अब तो ये आपको आना चाहिए यार, कितना प्रैक्टिस करोगे अभी। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अरे क्या लिख रहा हूं यार, गधा हूं मैं भी। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा भाई, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या था, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था 45,000 का खर्चा आएगा, पर 50,000 का खर्चा हो गया। सो 45,000 माइनस 50,000 का खर्चा हो गया, मतलब 5,000 का एडवर्स। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लिखोगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, पहले तो मुझे क्वेश्चन देखकर बताओ कि फेवरेबल की एडवर्स, फेवरेबल की एडवर्स। सर कैसी बातें कर रहे हो, 30,000 की जगह 32,500 यूनिट बनाई है, तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाई है। फिक्स ओवरहेड तो फिक्स ओवरहेड, वो तो फिक्स रहता है। अगर आपने यूनिट ज्यादा बना ली तो मतलब आपने फेवरेबल काम करा है, वॉल्यूम ज्यादा बनाया तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होगा ना। ओके सर, मान लिया आपकी बात, फेवरेबल होगा। फेवरेबल कब आएगा सर, फेवरेबल कब आएगा, जब 32,500 में से 30,000 घटाऊंगा या 30,000 में से 32,500 घटाऊंगा। सर पॉजिटिव लाना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो लो तुम्हारी बात मान लेता हूं, 32,500 माइनस 30,000 इंटू इंटू क्या, रिकवरी रेट। सर मैं 45,000 का खर्चा रिकवर करने वाला था 30,000 यूनिट से, मैं 45,000 का खर्चा रिकवर करने वाला था 30,000 यूनिट से, तो बताओ हर यूनिट से कितना रिकवर करने वाला था, 45,000 डिवाइड बाय 30,000, 1.5। ठीक है ना। और देखो ना, मैं हर यूनिट से 1.5 रुपया एक्स्ट्रा रिकवर करने वाला था, या एक्स्ट्रा नहीं कहना चाहिए, 1.5 रुपया रिकवरी करने वाला था हर यूनिट से। एक यूनिट बनेगा तो 1.5 रुपये का फिक्स ओवर रिकवर हो जाएगा। यहां तो मजा आ गया, 2500 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, मतलब 2500 इंटू 1.5, इतना एक्स्ट्रा रिकवर कर लिया, बहुत बढ़िया। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है। 32,500 माइनस 30,000 इंटू 1.5, कितना फेवरेबल आ रहा है, 3750 फेवरेबल। ठीक है, तो अभी आप कैलकुलेट करो, 5,000 का नुकसान हुआ है हमारी सोचने की गलती की वजह से, पर 3,750 हमारी मेहनत की वजह से, आउटपुट ज्यादा बनाने की वजह से फायदा हुआ है। तो फायदा नुकसान को नेट करोगे तो 1250 का आपका एडवर्स आ जाएगा। फॉर्मूला लिखना है तो देख लो, 32,500 क्या है हमारा एक्चुअल आउटपुट है, 30,000 क्या है हमारा बजटेड आउटपुट है, और 1.5 क्या है रिकवरी रेट पर यूनिट, क्योंकि अंदर यूनिट्स है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, वॉल्यूम वेरिएंस को सॉल्व करते हैं। अब अटेंशन
आपका ज्यादा लगेगा, है ना, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। मैं यहाँ रेड पेन यूज कर रहा हूँ। फिक्स्ड नहीं यार, रेड पेन थोड़ा ज्यादा हाई हो जाएगा ना, तो अपन ना ब्लू से लिखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियांस। कितने पार्ट होते हैं सर इसके? 3, 1 2 3। ओके, कौन कौन से होते हैं? बोलो बोलो। तो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल एडवर्स क्यों आएगा? जैसे मेरे यूनिट कम क्यों बन पाए? कम क्यों बन पाए? क्योंकि मैंने कम डेज काम करा। उसे क्या बोलते हैं? फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। फिर मैंने कम कैपेसिटी पर काम करा, हर दिन जितने घंटे काम होना चाहिए उतने घंटे काम मैंने करा ही नहीं, कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। और मेरी वर्कर्स ने कम एफिशिएंसी पर काम करा, जितने घंटे में काम होना चाहिए था उससे ज्यादा घंटे लगाए, इसलिए कुछ खास नहीं बन पाया, है ना। सो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है ना। सो फाइनली आपके ये तीनों वेरिएंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस की, है ना। वैसे ये कितना आया था आपका वॉल्यूम वेरिएंस? ये आया था आपका 3750 का फेवरेबल। मतलब आपके 3750 यूनिट, 3750 रुपए का फायदा हुआ है। क्या हुआ है? 3750 रुपए का फायदा हुआ है। देखो ना, ये देखो फायदा हुआ है ना। ये क्यों हुआ है? क्योंकि 25 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई थी। अब सवाल है कि क्यों एक्स्ट्रा बन गई थी यूनिट, क्यों फायदा हुआ है? चलो जानते हैं। शायद ज्यादा डेज काम हो गया हो। चलो देखते हैं क्या हुआ है। डेज डेज डेज, ओ हो, सोचा था 25 दिन काम होगा, 26 दिन काम हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। सोचा था 25 दिन काम होगा, 26 दिन काम हो गया। ओके, एक और बात, 25 दिन काम करके मैं 45,000 का किराया देने वाला था। बहुत अच्छा। 26 दिन काम कराया तो भी किराया कितना देना पड़ेगा? किराया चेंज होता है क्या? आप महीने भर के लिए किराए से लेते हो, तो डेज के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपका फायदा है, किराया फिक्स है, आपका डेज ज्यादा है, आप ज्यादा दिन काम कर रहे हो। सो देखो, 45,000 डिवाइड बाय 25, 45,000 डिवाइड बाय 25 कितना आएगा? 45,000 डिवाइड बाय 25, ये आ रहा है आपका 1800। मतलब आप हर दिन से 1800 रुपए रिकवर करने वाले थे। एक दिन, पहले दिन काम हुआ, खूब जोर से नाच रहा हूं मैं, एक दिन काम हुआ, मेरा 1800 रुपए वसूल हो गया। अगले दिन फिर काम हुआ, 1800 रुपए का फिक्स ओवरहेड वसूल हो गया। फिर अगले दिन काम, 1800 रुपए वसूल हो गया। अरे मजा तो तब आया जब 25वां दिन आया तो मैं खुश हो गया कि पूरा खर्चा रिकवर हो गया। 26वें दिन तो मैं एंजॉय कर रहा था कि ये तो मैं फ्री में मिला है मुझे एक दिन का। समझ रहे हो आप? मैंने एक दिन ये 1800 रुपए का काम फ्री में ले लिया, क्योंकि फिक्स ओवरहेड तो उतना ही देना है, खर्चा तो वही देना है, और एक दिन ज्यादा यूज कर लिया, है ना। सो चेक, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे, क्योंकि अंडर अंदर डेज है, यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर है वो डेज है। सो एक्चुअल डेज, ओहो 26 दिन काम कर लिया, 25 दिन काम होना था। तो यही कारण है कि हमारा वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, हम ज्यादा यूनिट बना पाए क्योंकि हमने एक दिन ज्यादा काम करा है। अच्छा, रिकवरी रेट पर डे का कितना है? 1800। 1800 किधर से आया? बोलो किधर से आया था 1800? 45,000 का खर्चा है, 25 दिन से रिकवर करना था, मतलब हर दिन से 1800 रुपये रिकवर करना था। एक दिन ज्यादा काम कर लिया तो 1800 रुपये ज्यादा रिकवर कर लिया है। सो दिस इज व्हाट 1800 फेवरेबल वेरिएंस, समझा। तो 3750 में से फेवरेबल 1800 यहां से आ गया। अब बात करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस की। सर पहले कैपेसिटी वेरिएंस बताओ ना। नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी वेरिएंस में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो स्पेशल तो एंड में ही अच्छा लगता है ना। ओके, अभी बात कर लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की। क्या करना है भाई एफिशिएंसी वेरिएंस का? क्या होता है ये? कितने घंटे में काम होना चाहिए था, कितने घंटे में काम हुआ, इनटू रिकवरी रेट पर आवर, क्योंकि अंदर आवर्स है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ की जो वर्कर्स है ना, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है ना। तो एक तो डेज की वजह से कि यार हमने एक दिन ज्यादा काम करा, और दूसरा हो सकता है कि हमारे वर्कर्स ने जितने घंटे में काम होना चाहिए उससे कम घंटे में करा हो सकता है। नाउ लेट्स चेक। देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब एक्चुअल आउटपुट बनाने में आपने कितने घंटे लगने चाहिए थे, ना। चलो चेक करते हैं। पहले एक्चुअल आवर्स लिख लेते हैं। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 33,000 है ना। हम्म, ये लिख लिए 33,000। रुको यार, इसको थोड़ा स्पेस बना के ना नीचे लिख दूं क्या? थोड़ा अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। देखो 33,000 तो आपके ये एक्चुअल आवर्स हैं, ठीक है ना, माइनस
स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे? क्या सर कितनी छोटी बात पूछ रहे हो आप। 30,000 यूनिट बनाने में 30,000 घंटे लगने चाहिए थे। 30,000 यूनिट बनाने में 30,000 घंटे लगने चाहिए थे। कितनी बार तो बताइए बात। तो 32,500 यूनिट बनने में कितने घंटे लगने चाहिए? 32,500 है ना। सो स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे 32,500 और एक्चुअल है 33,000। 32,500 आवर्स माइनस 33,000, ठीक है। 32,500 घंटे लगना चाहिए, 33,000 लगा दिए। ओहो, वर्कर की एफिशिएंसी ने तो उल्टा नुकसान पहुंचाया है। इनकी वजह से वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल नहीं आया, इनने तो उल्टा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। और रिकवरी रेट पर आर कितना हो जाएगा? रिकवरी रेट हमेशा यहां से निकलेगी बस्टेड डेटा से, है ना। तो भाई कितना आ जाएगा रिकवरी रेट? हाँ ये रहा रिकवरी रेट पर आर चाहिए ना, तो 45,000 का खर्चा हुआ है, मतलब होना था। और 30,000 घंटे में, तो एक घंटे से कितना रिकवर करना था? 45,000 का खर्चा 30,000 घंटे से रिकवर करना था। अगर घंटों के एंगल से बात करूं तो 45,000 रुपये का खर्चा, 45,000 रुपये का खर्चा 30,000 घंटों से रिकवर करना था, मतलब हर घंटे से 1.5 रुपया रिकवर करना था, है ना। तो इंटू 1.5 हो गया, है ना। कितना आएगा ये? 32,500 माइनस 33,000 आ जाएगा 500 इंटू 1.5, 500 इंटू 1.5, ये आएगा 750 का एडवर्स। ओहो, इससे तो नुकसान हुआ है। मतलब अब एक बात तो कंफर्म हो गई, यहाँ 1800 फेवरेबल हुआ है और ये तो एडवर्स है। पक्का कैपेसिटी वेरिएंस थोड़ा ज्यादा सा फेवरेबल आना चाहिए, नहीं तो इतना सारा फेवरेबल कैसे आएगा, है ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पता है कि अभी फेवरेबल ही आना चाहिए कैपेसिटी वेरिएंस। ध्यान से, है ना, ध्यान से। कैपेसिटी वेरिएंस कैसे करेंगे? क्या होता है वैसे ये, क्या होता है? एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स, है ना। हमने ज्यादा घंटे काम कर लिया, जितना प्लान किया था उससे, तो अच्छी बात है ना। सो एक्चुअल आवर्स आगे लिखी है मैंने, एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आर, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, हमारे एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 33,000 घंटे गिवन है ये। कितने हैं? 33,000 घंटे हैं। माइनस बजटेड आवर्स कितना आएगा? तो जैसे ही मैं लिखने गया 30,000, जैसे ही मैं 30,000 लिखने गया ना, तो एक गड़बड़ हो रही है। पता है क्या गड़बड़ हो रही है? कि यार ये जो 33,000 घंटे हैं, ये जो 33,000 घंटे हैं, ये 26 दिन के हैं। हाँ सर, ये तो सही कह रहे हो आप, ये तो 26 दिनों के हैं। और ये जो 30,000 घंटे हैं, ये 25 दिन के हिसाब से दिए हैं। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि दो दो वेरिएंस एक साथ निकल रहे हैं। आवर्स का डिफरेंस तो आ ही रहा है, आवर्स का डिफरेंस तो आ ही रहा है, डेज का भी डिफरेंस आ रहा है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक नियम है, दो वेरिएंस एक साथ कभी नहीं निकालना है, हर एक वेरिएंस अलग अलग ही निकालना है आपको। और वैसे भी नियम गया भाड़ में। आप ये बताओ कि वैसे भी आप डेज का वेरिएंस अलग से निकाल चुके हो, डेज का वेरिएंस अलग से निकाल चुके हो, तो रिपीट थोड़ी होना चाहिए। एक ही गलती के लिए दो दिनों को चार्ज थोड़ी करोगे। तो कैपेसिटी वेरिएंस में केवल कैपेसिटी वाला ही पार्ट आना चाहिए ना, डेज का नहीं आना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? डेज का वेरिएंस फिर से आएगा तो फिर तो वही, यही बात फिर से रिपीट हो जाएगी यहां पर भी। सोचा यार डेज का वेरिएंस भी आ रहा है, आर्स का भी, तो क्या करूं, मुझे केवल आर्स का चाहिए, डेज को खत्म करना है। तो एक काम करते हैं, ऐसा सोच लेते कि अगर ये 30,000 घंटे 25 दिनों में है, तो 26 दिनों में कितने होते? अगर मैंने 26 दिन के प्लान करे होते तो कितने करे होते? अगर मैंने 25 दिन के 30,000 प्लान किए तो 26 दिन के कितने प्लान करता? ठीक है, देख लेते हैं कितना प्लान करता। यहां बता देता हूं, देखना। अगर मैंने 25 दिन के 30,000 घंटे प्लान किए, तो 26 दिन के कितने प्लान करता? सो देखना, 30,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 26, 31,200 घंटे प्लान करता फिर मैं, समझे? अब समझना, अब समझना मुन्ना, ये जो 33,000 घंटे ये भी 26 दिन के हैं, ये 31,200 ये भी 26 दिनों के हैं, समझे बात को। तो अब डेज का वेरिएंस नहीं आएगा, केवल आवर्स का ही आएगा, कैपेसिटी वेरिएंस ही निकलेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल थिंग थी कैपेसिटी वेरिएंस में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बिलीव करिए, आप तीनों वेरिएंस का जब टोटल करेंगे तो ये वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आएगा ही नहीं, समझे। तो ध्यान से, अब रिकवरी रेट पर आर, ये तो कितनी बार निकाल चुके हैं यार, कितनी बार निकालेंगे? 45,000 रुपये का खर्चा है और 30,000 घंटे, घंटे वाली रेट चाहिए ना हमको, आर्स वाली, क्योंकि अंदर आर्स है। तो 45,000 डिवाइड बाय 30,000 मतलब 1.5 का रेट है। कर दो यहाँ 1.5 मल्टीप्लाई, करें कितना आएगा? 33,000 माइनस 31,200 इंटू 1.5, ये आ रहा है 2700 का फेवरेबल, 2700 का फेवरेबल, 2700 फेवरेबल। अब चेक कर लो आप, 1800 फेवरेबल प्लस 2700 फेवरेबल माइनस 750 का एडवर्स, आ रहा है 3750। यस, अपन सही है। समझा कि नहीं समझा?
अब देखो, अगर आपको डाउट हो तो आपको दोबारा सुनना पड़ेगा वीडियो। रिवीजन वीडियो बहुत डिटेल में हो गया है, अब इससे ज्यादा तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, इसको बंद करके फिर से खुद से लगाइए। डाउट हो तो आप बढ़िया मुझे कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा फिर से, कोई इशू नहीं। पर एक बार इसको आप सोच लेना, आपस में अपने लोगों से डिस्कस कर सकते हो ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन जाए, है ना। ओके।